हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स बिगिन विद इट। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर थर्ड से स्टार्ट करना था। हमें दो चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हम चैप्टर थर्ड पे थे। तो अब देखो, ये चैप्टर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो मैटर्स है और जो न्यूज़ में थे उनके बारे में बात करता है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या फर्स्ट टॉपिक हमारा सिटीजनशिप है। और ये जो टॉपिक है ना, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे बहुत रेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट फिर भी न्यूज़ में है तो क्या पता थोड़ा बहुत पूछ ले, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि देखो सेक्शन 6A जो है सिटीजनशिप एक्ट का 1955 में, इसको मतलब 1955 का जो एक्ट है सिटीजनशिप एक्ट, उसके अंदर सेक्शन 6A ऐड किया गया था। ठीक है, राजीव गांधी जी के टाइम पे। तो अब इसको चैलेंज किया गया कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड कर दिया कि भाई ये वैलिड है ये, और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, या इसमें ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है कि इसको डिलीट किया जाए। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। अब हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955 में क्या मेंशन है, या क्या सेक्शन था ये 6A। तो अब देखो क्या था, नहीं मतलब क्या सेक्शन है 6A। अब देखो ध्यान से कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है ना, आर्टिकल 6 से 11 जो सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं, तो ये सिर्फ उस बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सिटीजन थे एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन अनेक्ट होने के बाद या कमेंसमेंट होने के बाद उस टाइम कौन कौन जो लोग हैं जो सिटीजन्स थे। देखो पार्टीशन के बाद सब इधर उधर होने लग गए थे, तो उस टाइम ये बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना मेंशन है कि हु वर द सिटीजन्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, यानी जो इंडिया में रह चुके हैं वो, या फिर जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं वो, या जो पाकिस्तान जाके इंडिया वापस आए हैं वो, तो उनके बारे में मेंशन है कि कौन कौन इंडिया के सिटीजन्स है एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो उस टाइम क्या था, बाद में इन्होंने क्या लिखा कि अभी के तो जो सिटीजन है उसका तुमने बता दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, पर आगे के जो सिटीजनशिप के मैटर है वो डिसाइड कौन करेगा, पार्लियामेंट। किसको पावर देगी कि पार्लियामेंट में बाय लॉ डिसाइड अबाउट द सिटीजनशिप। ठीक है, तो पार्लियामेंट ने क्या किया, ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 अमेंड कर दिया, नेहरू जी के टाइम पे आया था ये। तो इसके अंदर क्या है कि 5 तरीके हैं जिससे सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है। कौन कौन से 5 तरीके हैं? बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इन 5 तरीके से हम सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नेचुरलाइजेशन है। ठीक है, यहाँ पे नेशनलाइजेशन नहीं है। मैंने ना ये एक MCQ किया था मैंने, तो उसमें इन्होंने बोला था कि नेशनलाइजेशन लिख दिया था, और मैंने उसको बिना नोटिस किए कि नेचुरलाइजेशन की जगह नेशनलाइजेशन कर दिया इन्होंने, तो मैंने उसको टिक कर दिया और मेरा वो MCQ गलत हो गया, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट को सही मान लिया था, पर ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखो नेचुरलाइजेशन और नेशनलाइजेशन सेम लगता है, तो एग्जाम में ना अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि नेचुरलाइजेशन है, बाकी इनमें डिटेलिंग नहीं करना है इतना। ठीक है, दूसरी चीज़ ये बोला है कि डुअल सिटीजनशिप नहीं है इंडिया में। डुअल सिटीजनशिप मतलब कि जैसे मान लो अगर आप मध्य प्रदेश में रह रहे हो तो आपके पास 2 सिटीजनशिप है, एक तो मध्य प्रदेश की और एक इंडियन होने की। ठीक है, ऐसा नहीं है ना हमारे यहाँ पे कश्मीर टू कन्याकुमारी इंडिया इज वन, तो हमारे पास डुअल सिटीजनशिप नहीं है। ये कहाँ पे होता है? USA, UK, पाकिस्तान। जैसे USA में होता है टेक्सास के आप रह रहे हो तो टेक्सास की सिटीजनशिप अलग होगी और USA की सिटीजनशिप अलग होगी। ठीक है, तो इंडिया में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ये तो आपको बेसिक सी चीज़ आपको पता ही है। दूसरी चीज़ ये कि सेक्शन 6A क्या था। देखो सेक्शन 6A ये था कि जब देखो ये वॉर वगैरह हो रही थी हमारी 1931 में, ये प्रोविजन आया था। देखो एक्ट तो आया था नेहरू जी के टाइम पे, और ये जो सेक्शन 6A था ना, ये आया था राजीव गांधी जी के टाइम पे 1985 में। ठीक है, अब ये क्यों लेकर आए? देखो जब वॉर हुआ था, जब ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बना था। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान से उसको बांग्लादेश बना दिया गया था इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। तो क्या होता था, वहाँ पे ना बहुत पोरस बॉर्डर थी, तो माइग्रेंट्स आते जाते रहते थे। तो क्या हुआ कि वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं ना, उनको बहुत परेशानी होने लगी इस माइग्रेंट्स की वजह से, क्योंकि उनके जो रिसोर्सेज था वो डिस्ट्रीब्यूट होने लग गए। ठीक है, रिफ्यूजीज़ के साथ। तो उन्होंने क्या किया कि एक असम अकॉर्ड साइन किया उस टाइम की द देन सेंट्रल गवर्नमेंट और वहाँ के जो असम की जो गवर्नमेंट है ना उनके बीच में। ठीक है, तो उनके बीच में साइन हुआ, तो उसमें क्या बोला कि वो लोग जो बांग्लादेश से आए हैं, किस किस के बीच में, 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 के बीच में, उसमें जो आए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर सिटीजनशिप, पर उनको 10 ईयर्स वहाँ रहना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ऐसे करके ये प्रोविजन है, इसमें इतनी डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल याद रखना कि असम अकॉर्ड किसके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट और असम की गवर्नमेंट के बीच में हुआ था। ठीक है, और सेक्शन 6 से इसी से रिलेटेड है, असम अकॉर्ड से रिलेटेड, बस इतना याद रखो। ठीक है, उसके बाद में देखो अब हमें क्या करना है कि और क्या न्यूज़ में है वो देखो, फॉरेन ट्रिब्यूनल जैसे न्यूज़ में है। ठीक है, तो फॉरेन ट्रिब्यूनल है, उसमें वो क्या होता है कि जैसे असम का अलग से फॉरेन ट्रिब्यूनल है। अरे बात समझ में, तो सुप्रीम कोर्ट ने ना असम का जो फॉरेन ट्रिब्यूनल है उसका जो डिसीजन है उसको ओवरटर्न किया है, इसलिए ये फॉरेन ट्रिब्यूनल न्यूज़ में है। अरे बात समझ में, देखो ऊपर वाला तो हमने देख लिया कि भाई सेक्शन 6 से किससे रिलेटेड है, असम अकॉर्ड से। अब फॉरेनर ट्रिब्यूनल किससे रिलेटेड है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओवरटर्न कर दिया है। अब ध्यान से देखना कि इसने क्या किया कि डिक्लेयर ये किया कि जो रेजिडेंट है स्टेट्स के,
ठीक है, वो इंडियन सिटीजन है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बोला, ठीक है, क्योंकि असम का जो फॉरेन ट्रिब्यूनल है उसने अलग डिसीजन दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि स्टेट के जो भी रेसिडेंट्स है वो सारे इंडियन सिटीजन है, ठीक है। अब हमें ये इतना याद करने की जरूरत नहीं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला, क्या फॉरेन ट्रिब्यूनल ने बोला, हमें ये पता करना है कि फॉरेन ट्रिब्यूनल्स होते क्या है, ठीक है। ये क्वासी जुडिशियल बॉडीज होते हैं, ये किसके अंडर बने हैं, फॉरेन ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर 1964 में, ठीक है। और किसने बनाया, ऑफकोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती। उसके बाद में इसका जो एक्ट है वो कौन सा है, फॉरेनर्स एक्ट 1946 के अंडर में, यानी स्टैट्यूटरी बॉडी होगी पर क्वासी जुडिशियल बॉडीज है, ठीक है, किसी ऑर्डर से बनी है। और कौन से एक्ट के अंदर, फॉरेनर्स एक्ट 1946 के अंदर। वो कहते हैं कि ट्रिब्यूनल्स एक्ट के अंदर बनी है, तो नहीं, कौन से एक्ट के अंदर, फॉरेनर्स एक्ट 1946 के अंदर, ठीक है। और इन्हीं के पास पावर है, ओनली फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स हैव द पावर टू डिक्लेयर अ पर्सन एज अ फॉरेनर। अगर कोई बंदा है उसको फॉरेनर डिक्लेयर करना है तो सिर्फ ये ट्रिब्यूनल्स ही डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो जो वो थे ना, जो लोग हैं, मतलब जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स उसमें ऐड नहीं है असम के जो लोग, वो भी ना ऑटोमेटिकली फॉरेनर उनको नहीं कहेंगे, ठीक है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स इन असम, अगर उसमें कोई बंदे का नाम नहीं है तो उसको तुम डायरेक्टली फॉरेनर डिक्लेयर नहीं कर दोगे कि भाई इसका बंदे का नाम इस लिस्ट में नहीं है तो ये फिर फॉरेनर हुआ, नहीं। ये पावर किसके पास है, सिर्फ फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स के पास, ठीक है। वैसे इतना आता नहीं है यार, पर फिर भी पता नहीं, इस बार टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन पूछ लिया तो क्या पता पूछ ले, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं, पर इसके बारे में भी पढ़ लिया हमने। उसके बाद में क्या है कि इसके पास सिविल कोर्ट की पावर होती है। देखो मैक्सिमम जो ट्रिब्यूनल्स है ना उनके पास सिविल कोर्ट की पावर होगी, ठीक है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होगा जिसके पास क्रिमिनल कोर्ट की भी पावर होगी, ठीक है। तो इसके पास सिविल कोर्ट की पावर है। अब देखो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स आए थे 2024 में, उनके बारे में बात करते हैं। कौन लेकर आया था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। तो वो रूल्स लेके आए थे। तो जो अमेंडमेंट रूल्स थे वो क्या थे कि देखो एलिजिबिलिटी क्या है, पहली बात तो एलिजिबिलिटी अप्लाई करने के लिए सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन, बाकी के जो 3 मेथड है उनसे तो हो जाएगी, पर अगर आपको रजिस्ट्रेशन के थ्रू करना है या आपको नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू करना है, ठीक है, तो आप उसको कैसे करोगे। तो एक तो आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होने चाहिए, या फिर आपने किसी इंडियन सिटीजन के साथ शादी की हो, ठीक है, या फिर आपका जो माइनर चाइल्ड है वो एक आप किसी इंडियन सिटीजन के माइनर चाइल्ड हो, ठीक है, कि मतलब आपके पेरेंट्स इंडियन हो, ठीक है, या फिर आपके जो पेरेंट्स हैं वो रजिस्टर्ड हो एज इंडियन सिटीजन। तो ये कुछ ऐसे प्रोविजन को इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। वैसे आप ऋषि सुनक को याद रखो, ठीक है, वो इंडियन ओरिजिन के हैं, उन्होंने इंडियन सिटीजन से शादी भी की है, तो उस हिसाब से तो आप उनको ध्यान में रखो कि भाई वो सिटीजनशिप अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं इंडिया की सिटीजनशिप। जानते तो ना ऋषि सुनक कौन है, यूके के प्राइम मिनिस्टर जो थे अभी, ठीक है। तो उसके बाद में अदर क्वालिफिकेशन जो सिटीजनशिप के लिए चाहिए, बस ये है ना, इतना इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि भाई 8 शेड्यूल में जितने भी 22 भाषा है उनमें से एक भाषा आनी चाहिए उसको, या फिर ऐसे करके। तो ये सिंपली ये भाई रिसेंट अमेंडमेंट से ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर देखना चाहो तो एक बार इनको देख सकते हो, बट फिर भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं पूछेंगे इतना डिटेल में, ठीक है। अब प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी, ठीक है, नेशनैलिटी का प्रूफ होना चाहिए कि 20 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनमें से कोई भी तुम बता दो कि भाई ये वाला मेरा, जैसे आप अपना आधार कार्ड दे दो या अपना वीज़ा दिखा दो कि भाई ये मेरी नेशनैलिटी का प्रूफ है, ठीक है, कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ या फिर ऐसे से आया हूँ मैं इंडिया में। तो आपको इलीगल माइग्रेंट वगैरह चीज़ें नहीं हो इसके लिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो चाहिए उनको। दूसरी चीज़, अपनी सिटीजनशिप अगर वो रिनाउंस कर देते हैं, ठीक है, अपनी कंट्री का, जैसे मान लो अगर मैं यूएसए की रेजिडेंट सिटीजन हूँ और मैं यूएसए की सिटीजनशिप छोड़ के इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहती हूँ तो मैं ले सकती हूँ। ये आपको करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यूएसए के साथ साथ इंडिया की सिटीजनशिप ले लो, नहीं। आप पहले जिस स्टेट के नेशनल थे उसकी सिटीजनशिप छोड़ो फिर इंडिया में आओ, ठीक है। हम ऐसे दोनों हाथों में लड्डू नहीं रखने देंगे आपको। दूसरी चीज़ ये कि अथॉरिटी किसको हम आपको वो सबमिट करना है अपना फॉर्म, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म देना पड़ेगा। देखो सब इलेक्ट्रिक हो रहा है आजकल, सब इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें चल रही है, सब इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पे भी फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जमा करना पड़ेगा किसको, एम्पावर्ड कमेटी को, ठीक है। और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है, आपने सुना होगा अभी राजस्थान के साइड में ये जो माइग्रेंट्स वगैरह आए थे तो उनको सिटीजनशिप दी गई है इंडिया की, ठीक है। तो वही डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी करती है। शायद टीना ना भी वहाँ के वो थे, कलेक्टर थे उस टाइम, तो हल्की सी न्यूज़ आई थी। तो ये कौन सी, ये मैं इसलिए बता रही हूँ आपको याद रहे कि अथॉरिटी कौन सी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। वो कह देगा सेंट्रल लेवल कमेटी तो नहीं, सेंटर के पास बहुत काम है कि वो सिटीजनशिप का मैटर को, हर एक इंसान को सिटीजनशिप देने का काम सेंटर तक जाए, नहीं। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, सेंटर ने रूल्स बना दिए उसके अकॉर्डिंग काम करे, ठीक है। अब देखो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में लेकर आए थे उसके बारे में, अभी हमने जो रूल्स पढ़े वो 2024 के रूल्स थे। अब 2019 में क्या ऐड किया था कि जो इलीगल माइग्रेंट्स है, ठीक है, अगर वो 4 कंडीशन फुलफिल करते हैं, कोई भी बाहर से इलीगल माइग्रेंट आ रहा है वो 4 कंडीशन फुलफिल कर रहा है ये चारों, तो वो नहीं ट्रीट किया जाएगा एज ए इलीगल माइग्रेंट,
ठीक है, वो इलीगल माइग्रेंट उसको नहीं बोलेंगे हम लोग, ठीक है। क्या क्या, या तो वो हिंदू हो, सिख हो, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज और क्रिश्चियंस, ठीक है, इन धर्मों से अगर वो बिलोंग करता हो। दूसरी बात, वो कहाँ से आए हो, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से। कब, 31 दिसंबर 2014 से पहले, या तो उसी दिन या उससे पहले अगर इंडिया में आ चुके हैं वो लोग। कहाँ से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बॉर्डरिंग स्टेट्स है हमारे। और कौन कौन से धर्म, ये हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज और क्रिश्चियंस, ठीक है। तो उनको हम लोग नहीं मानेंगे कि इलीगल माइग्रेंट्स है। दूसरी चीज़, तीसरा प्रोविजन क्या है कि वो किसी भी ट्राइबल एरियाज में नहीं रहते हो। ये जो 4 स्टेट्स है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ममता स्टेट्स, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, इन चारों स्टेट्स के किसी भी ट्राइबल एरिया में नहीं रहते हो, या फिर जो 6 शेड्यूल में ऐड किया गया हो ना ये ट्राइबल एरिया, उसमें ना रहते हो या उसमें रिसाइड नहीं करते हो, ठीक है। और ट्राइबल एरियाज में नहीं रहते हो क्योंकि वो प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है ना यार ट्राइबल पीपल की, तो इसलिए। चौथी चीज़ क्या है कि वो जो इनर लाइन परमिट का जो एरिया है ना, इनर लाइन परमिट किसको दिया जाता है, जो बाउंड्री स्टेट्स होते हैं ना वहाँ पे होता है ये। और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है, और मणिपुर भी है इसमें इन्होंने मणिपुर लिखा नहीं है। चारों स्टेट्स हैं जो हमारे बॉर्डरिंग स्टेट्स है ना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इनमें मिलता है इनर लाइन परमिट, ठीक है। तो इनर लाइन परमिट के वाले एरिया में भी नहीं रहते हो, अरे बात समझ में, उस एरिया में नहीं हो, बाकी हो। तो ये जो 4 प्रोविजन है, मतलब कहीं भी रहते हो पर इन एरियाज में नहीं हो, इन 3 देशों से आए हो और ये उनका धर्म हो, अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो फिर उनको इलीगल माइग्रेंट्स हम नहीं मानेंगे, अरे बात समझ में। तो उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया कि जो पासपोर्ट, बिना पासपोर्ट के या फिर ऐसी चीज़ों के वगैरह अगर एंट्री ले रहा है कोई फॉरेनर, तो फॉरेनर एक्ट के अंदर उसको जो भी कॉन्सिक्वेंसेज झेलनी पड़ेगी वो इन लोगों को नहीं झेलनी पड़ेगी, ठीक है। इन लोगों को एग्जेम्प्ट कर दिया उसके अंदर में, क्योंकि क्या पता ये कौन से सर्कमस्टांसेस से भाग के आए उस देशों से, या उनके जान पर आ पड़ी और वो सिर्फ बिना डॉक्यूमेंट्स के अंदर एंटर हो गए हो, तो ऐसा कुछ उनके लिए नहीं किया जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, नेचुरलाइजेशन पीरियड जो है वो इन लोगों के लिए 5 साल कर दिया गया है। पहले कितना था, 11 साल, अब कितना कर दिया, 5 साल। देखो मैं इतना डिटेल में पढ़ा रही हूँ पर इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है सिटीजनशिप वाला, ठीक है, ताकि आपको फोमो क्रिएट नहीं हो, इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ। दूसरी चीज़, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इनका है ना, ये एक्ट प्रोवाइड ये करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे, ठीक है, कि भाई वो ओवरसीज जो कार्ड होल्डर होता है ना इंडिया के, उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर सकती है, ठीक है, या ये जो सिटीजनशिप है उसको कैंसिल कर सकती है। किस ग्राउंड्स पे, 5 ग्राउंड्स मेंशन की गए हैं यहाँ पे, कि जो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया है वो एक कार्ड होल्डर होता है कि भाई हमारे इंडिया के सिटीजन्स हैं और वो बाहर रह रहे हैं, ठीक है, फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, तो उनको ये इशू किया जाता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो उनको किस बेसिस पे उनका ये कैंसिल किया जा सकता है, देखो, या तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन फ्रॉड से किया हो, ठीक है, या फिर वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ डिसअफेक्शन दिखाते हो, जैसे आप ध्रुव राठी मान सकते हो, पर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में नहीं जा रहा है ना, खैर, पर उनका एग्जाम्पल मत लो फिर आप यहाँ पे। दूसरी चीज़, एंगेजिंग विद एनिमी ड्यूरिंग द वॉर, ठीक है, कि भाई तुम्हारी अपनी लड़ाई हो रही है जैसे पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान के साथ एंगेज हो रहा हो, तो ये चीज़ें नहीं करे। दूसरी चीज़, इंडिया की जो सॉवरेनिटी है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट है या पब्लिक इंटरेस्ट है, उसमें वो इंटरफेयर कर रहा हो या उसको वायलेट कर रहा हो। तीसरी चीज़ कि विद इन 5 ईयर्स कि तुमने रजिस्ट्रेशन किया है कि हमको सिटीजनशिप चाहिए इंडिया की, और उसी 5 सालों में तुमको 2 साल से या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो रही है, तो तुम तो लायक ही नहीं हो ना सिटीजनशिप लेने के, तो ये वाला भी। तो ये 5 ग्राउंड्स है जिसके बेसिस पे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का जो कार्ड है उसको कैंसिल किया जा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक है। यहाँ देखो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी नहीं मेंशन है, जब हमें अप्लाई करना है कि हमें सिटीजनशिप चाहिए तो कौन, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, ठीक है, पर कैंसिल करना तब कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट में कैंसिल, ठीक है, उनका मन हुआ तो वो कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अब देखो यहाँ पे बताया गया कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स न्यूज़ में क्यों है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कंसर्न्स बताए हैं कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के जो कार्ड होल्डर्स है वो रिक्लासिफाइड किए जाता है एज फॉरनर्स, ठीक है, कंफर्मिंग दैट एग्जिस्टिंग OCI रूल्स रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है, उनको रिक्लासीफाई किया जाएगा एज फॉरनर्स, और जो एग्जिस्टिंग जो रूल्स हैं वो अनचेंज रहेंगे, ठीक है। अब OCI स्कीम किसके अंडर में आई थी, यही सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, पर 2005 में लाए थे इसको अमेंडमेंट करके, ठीक है। उसके बाद में ये किसको नहीं दिया जाएगा OCI, किसको, एक तो ये होता है, ये जो 5 थे वो ऐसे थे कि देने के बाद हम हटा देंगे, ठीक है। अब ये है कि किस किस को नहीं दिया जाएगा, दिया ही नहीं जाएगा, किसी फॉरेन मिलिट्री पर्सनल है कोई, ठीक है, और वो जो सर्विस में है या रिटायर हो चुका है उसको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। जैसे पाकिस्तान आर्मी का कोई बंदा आ रहा है रिटायर होकर और वो कह रहा है कि मेरे को चाहिए सिटीजनशिप चाहिए इंडिया की, तो वो नहीं है, एंटाइटल नहीं है, या OCI कार्ड होल्डर चाहिए तो वो नहीं।
सिटीजनशिप की नहीं बात की गई यहाँ पे, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो कार्ड होल्डर है ना उसकी बात की गई है। तो फॉरेन मिलिट्री पर्सन को नहीं दिया जाएगा, ठीक है, इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, ठीक है। और उसके बाद में पहले क्या था कि दो चीज़ें मिलती थी, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज कार्ड होल्डर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये दो चीज़ें थी, इन दोनों को मर्ज करके एक ही बना दिया, OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। देखो एक ही बात होगी ना, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो बहुत कन्फ्यूजन होता था कि कुछ काम ये लोग कर सकते हैं, कुछ काम ये नहीं कर सकते हैं, कहीं पे इनको फ़ायदा है, कहीं पे इनको फ़ायदा है, तो इन दोनों को मर्ज करके एक ही बना दिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। कब बनाया? 2015 में, मोदी जी के आने के बाद। उसके बाद में क्या बोला इन्होंने, अब देखो एलिजिबिलिटी बताइए कि सिटीजन हो इंडिया का, या फिर उस टाइम पे हो उनके ग्रैंड पेरेंट या एक ग्रैंड चाइल्ड या उनके पेरेंट्स में से कोई भी एक पेरेंट्स, या फिर वो माइनर चाइल्ड हो, ऐसे ऐसे करके। तो ये सच ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के जो कार्ड होल्डर है वो किस किस को मिलेगा। किसी भी फॉरेन नेशनल को मिल सकता है, सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। एनी फॉरेन नेशनल एक्सेप्ट नेशनल ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश। बस ये इतनी सी बात ध्यान रखने वाली है कि किस किस को नहीं मिलेगा, पाकिस्तान या बांग्लादेश के नेशनल्स को, बाकी किसी भी फॉरेन नेशनल को मिल जाएगा, ठीक है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि मल्टीपल एंट्री, लाइफ लॉन्ग वीज़ा, बार बार आपको ऐसे वीज़ा के लिए वो करना नहीं पड़ेगा, लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिल जाएगा जब आपके पास OCI कार्ड होल्डर होगा, आप कार्ड होल्डर हो तो, ठीक है। अब NRIs के बीच में आपको इक्वालिटी मिलेगी फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल मैटर्स में। आप ज़मीन खरीद सकते हो पर एग्रीकल्चर या प्लांटेशन लैंड नहीं खरीद सकते, क्योंकि हमारा ट्रोमा ना यार, इंडिपेंडेंस का ट्रोमा, हमारे से इतने टैक्स लिए गए, तो एग्रीकल्चर लैंड के साथ हमारा ट्रोमा जुड़ा हुआ है, तो नाम हम इस पे टैक्स ले रहे हैं, तो इसको हम सिटीजनशिप मैटर में भी क्यों इंक्लूड करें कि कोई भी बाहर का आ रहा है हमारा लैंड खरीद रहा है एग्रीकल्चर वाला, तो नहीं, एग्रीकल्चर लैंड नहीं ले सकता है वो, प्लांटेशन लैंड नहीं ले सकता है, ठीक है। और जो इंटर कंट्री अडॉप्शन होता है ना बच्चों का, वो भी नहीं किया जा सकता है। जैसे आपने मूवीज़ वगैरह देखी होगी कि सऊदी अरेबिया से वो शेख आते हैं और वो यहाँ पे टीनेज लड़कियों से शादी करके फिर उनको साथ लेकर जाते हैं, फिर उनको सप्लाई करते हैं, डायरेक्ट अडॉप्शन नहीं करते हैं बच्चों का, वो मैरिज के थ्रू लेकर जाते हैं, ठीक है। तो वो लीगल है मैरिज के थ्रू, वो मतलब वो इनडायरेक्ट मीन्स से लेकर जा रहे हैं, ठीक है, मैरिज करके, क्योंकि वो अडॉप्शन तो नहीं कर सकते ना यार, इंटर कंट्री अडॉप्शन नहीं है लीगल इंडिया में, ठीक है। तो ये नहीं कर सकते हैं वो लोग, मतलब इंडियन सिटीजन नहीं होकर या OCI होल्डर है तो भी आप ये काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि एलिजिबल क्या है इंडियन सिटीजनशिप, उनको ग्रांट किया जाएगा, ठीक है। अगर उनको 5 साल हो गए हैं, अगर उन्हें 5 साल उनके पास ये OCI कार्ड होल्डर है, तो वो उनको इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट कर दी जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ कंडीशन ये है कि इन 5 सालों में जो इनको टाइम पीरियड दिया गया ना कि 5 सालों से कार्ड होल्डर होने के बाद आपको सिटीजनशिप दे दी जाएगी, तो इन 5 सालों में कम से कम 1 साल तो आप रहे हो इंडिया में, ठीक है, बिफोर मेकिंग दी एप्लीकेशन। उसके बाद में नेशनल पेंशन स्कीम में एलिजिबल है कि एनरोल करें, आपको भी पेंशन दी जाएगी एट पार्ट विद NRIs, ठीक है, जो इंडिया में नहीं रह रहे हैं। एक ही बात है ना, नॉन रेजिडेंट इंडियंस है पर इंडिया में नहीं रह रहे हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस। दूसरी चीज़ ओवरसीज कार्ड होल्डर्स ऑफ इंडिया है तो इंडिया की, तो वो चीज़ है। तो ये जो है ना, ध्यान देना इस चीज़ पे कि OCI जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है NRI से, या ज़्यादा क्लोज है इंडिया से, ये कह दो, ठीक है। तो OCI वाले ज़्यादा क्लोज है इंडिया से, NRI नहीं है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, क्या पढ़ा रही थी मैं, एक सेकेंड। तो ये हो गया नेशनल पेंशन स्कीम वाले में एनरोल कर किया जा सकता है। उसके बाद में हाँ मैं ये बता रही थी कि OCI जो होल्डर्स है ना, कार्ड होल्डर्स, वो ज़्यादा क्लोज है इंडिया के NRI से, ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडियन से ज़्यादा क्लोज है OCI वाले। अरे बात समझ में। उसके बाद में देखो रिस्ट्रिक्शंस क्या है OCI कार्ड होल्डर्स को, कि उनके पास पॉलिटिकल राइट्स नहीं है वोट करने का, वो वोट नहीं डाल सकते हैं। दूसरी चीज़, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो पोस्ट है वो होल्ड नहीं कर सकते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लोकसभा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ना, ये नहीं होल्ड कर सकते हैं OCI वाले, ठीक है। NRIs तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं, मैंने बताया था आपको कि OCI वाले ज़्यादा क्लोज है, अगर OCI वाले नहीं कर सकते हैं तो NRI तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अंदर देखो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मेंशन है ना आर्टिकल 16 में कि सबको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट में, तो वो भी नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी नहीं होगी। तो ये चीज़ें हैं कुछ कुछ, आप देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं दोबारा बता रही हूँ कि इस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। देखो मेरे को 20 मिनट हो गए टॉपिक पढ़ा रही हूँ, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 पेज दिए इन्होंने, पर ये सिर्फ आपको फोमो नहीं है इसलिए मैंने करवाया, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, मैं बार बार कह रही हूँ, आप अपने रिस्क पे इसको छोड़ सकते हो। उसके बाद में रिजर्वेशन एंड अफर्मेटिव एक्शन। देखो अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है कि जैसे किसी के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है,
जैसे फॉर एग्जांपल अपन जैसे रिजर्वेशन दे रहे हैं तो वो एक अफर्मेटिव एक्शन है, ठीक है, कि किसी को जो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिले तो उसको अपॉर्चुनिटीज़ देना ताकि वो भी अपलिफ्ट कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई बंदा है उसको स्केटिंग आती है बहुत अच्छे से, ठीक है, या उसमें टैलेंट है बहुत अच्छे से, तो उसके पास स्केट्स नहीं है कि वो आगे फुलफिल कर पाए ना, उसके पास इतने पैसे कि वो स्केट्स ले पाए। दूसरी चीज़, एक तरफ एक बंदा है जो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है तो उसको स्केटिंग नहीं आ रही है, पर वो लाखों लाखों रुपए देके 1000-15,000 रुपये महीने के देके और वो सीख रहा है स्केटिंग, स्केट्स पे उसके पास वो ये स्किल डेवलप कर रहा है, उसके पास अपॉर्चुनिटी की वो एक चीज़ कर सकता है। और जिसके पास स्किल है ऑलरेडी तो उसके पास पैसा नहीं है कि वो स्किल को यूज़ कर पाए, तो गवर्नमेंट क्या कर देगी कि भाई जो जो ऐसा है उनको हम स्कॉलरशिप देंगे, उनको हम स्केट्स देंगे, या ऐसे करके उनको सपोर्ट कर रही है। तो ये अफर्मेटिव एक्शन है ना कि सबको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, ठीक है। अब क्या है कि ये देखो पिछली बार भी ये न्यूज़ ऐसा कुछ था कि यूएसए से हमारा कंपेयर किया था, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आगे देख लेते हैं। अब पढ़ो तो इसको पढ़ सकते हो, बट इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है बिल्कुल, ठीक है। पिछली बार ये बोला था कि यूएस स्टेट में उन्होंने, देखो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि कुछ यूएस के जो कुछ स्टेट्स है ना, देखो वहाँ पे स्टेट्स का अलग वो चलता है, ठीक है, रूल्स वगैरह। तो कुछ स्टेट्स ने क्या कर दिया कि जो ये डाइवर्सिटी जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं ना कैंपसेस में यूनिवर्सिटी के, तो उसको बैन कर दिया, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन लगा दी उस पर। तो उसके आपसे बात की है कि अफर्मेटिव एक्शंस वगैरह क्या होते हैं। तो देखो अफर्मेटिव एक्शंस नाम से पता चल रहा है कुछ पॉजिटिव स्टेट्स है, ठीक है, पॉजिटिव स्टेप्स है जो हिस्टोरिकली ऑप्रेस्ड ग्रुप्स होते हैं ना उनके लिए लिए जाते हैं, ठीक है, उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लिए जाते हैं, तो उसको अफर्मेटिव एक्शंस कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये लेस इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा हुआ है भी है, पर फिर मैं बता देती हूँ इसमें क्या है, ऊपर ऊपर से देख लेते हैं हम लोग। देखो इंडिया में ना ये जो है अफर्मेटिव एक्शन वाला वो एक्सप्लिसिटली मेंशन है, सामने मेंशन है, जैसे कि भाई आर्टिकल 16 में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और एम्प्लॉयमेंट वुमेन्स और चिल्ड्रंस के लिए अगर तुम वेलफेयर करना चाहो तो कर सकते हो, या सीट्स रिजर्व कर सकते हो ऑप्रेस क्लासेस के लिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन है। पर यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था डायरेक्टली, पर 14th जो अमेंडमेंट किया गया उससे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हाँ भाई अफर्मेटिव एक्शन की कहीं ना कहीं बात की गई है, डायरेक्टली मेंशन नहीं है, ठीक है। इंडिया में देखो हमेशा से अनटचेबल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और यूएसए किसकी बात करते हैं, माइनॉरिटीज़ की या वुमेन्स की। माइनॉरिटी इन द सेंस जैसे ब्लैक कम्युनिटी है ना, उनसे थोड़ा वो करते थे। जैसे इंडिया में बैकवर्ड क्लासेस होते हैं, वहाँ अफ्रीकन अमेरिकन होते हैं, जैसे बराक ओबामा, तो उन ऐसे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं ना जो क्या कहते हैं उसको, शेड्स के बेसिस पे वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं यूएसए वाले, ठीक है। तो उनके वहाँ ऐसा होता है, अपने यहाँ पे कास्ट वाला चलता है वैसे। तो इंडिया में क्या है, कोटा सिस्टम है, और वहाँ पे डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन उसके बेसिस पे किया जाता है। अगेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जांपल देंगे जैसे 15 में है, 16 में आर्टिकल, और वैसे उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, ठीक है। तो और ऊपर क्या है इसमें, अपर सीलिंग अपने इंडिया में कितनी सुप्रीम कोर्ट ने 50% लगाई थी इंद्रासानी जजमेंट में, पता होगा आपको। और यूएसए में कोई अपर लिमिट नहीं है, तुम जितना मर्जी रिजर्वेशन दो, क्योंकि वो इतना देते भी नहीं है पहली बात, दूसरी बात उनके ऊपर कोई लिमिट भी नहीं है कि तुम इतना रिजर्वेशन में लिमिट रखो। दूसरी चीज़, सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है। अभी देखो एक आपने पीछे केस देखा होगा कि ऐसे कह रहे हैं जैसे ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर कोटा आता है, ठीक है, तो वैसे इन्होंने बोला कि शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर भी सब कैटेगराइजेशन कर दो कास्ट का, ठीक है। तो ये कौन सा केस था, दविंदर सिंह केस, बस केस का हल्का नाम है, देखो ऐसा उसमें कुछ नहीं है। तो उन्होंने हेल्ड किया कि जो सब क्लासिफिकेशन है ना शेड्यूल्ड कास्ट का, तो परमिसेबल है। किसने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ठीक है। और जो ज़्यादा बैकवर्ड है उनके लिए स्पेशल कोटा लगा दो, क्योंकि आपने देखा होगा, देखो जैसे कुछ शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो अभी काफ़ी हाई पोस्ट पे जा चुके हैं, और उनके आने वाली जनरेशन भी हाई पोस्ट पे, फिर भी उनको कोटा देकर उनको अच्छी पोस्ट पे डलाना ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो चुकी है सर्टेन लोगों की, तो उनको हटाया जा सकता है ना इस वाले कोटा से। इसलिए उन्होंने बोला कि जो ज़्यादा बैकवर्ड है, जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, उन पर ज़्यादा फोकस किया जाए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको परमिशन दे दी है कि परमिसेबल है, आप ये चीज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़ है, देखो अब इसमें जजमेंट की हाईलाइट्स बताया गया है। देखो शेड्यूल्ड कास्ट कहाँ पे मेंशन है, आर्टिकल 341(1) में, ठीक है। ये हिट्रोजीनियस ग्रुप्स होते हैं, कास्ट, रेस, ट्राइब्स के, जो बैकवर्डनेस की वेरियस डिग्री से वो होते हैं, ठीक है, जुझे होते हैं, या फिर उनमें ऐसा होता है कि वो काफ़ी बैकवर्डनेस होता है इस ग्रुप में। ये इसमें ये नहीं बताया गया कि सो एंड सो कास्ट इंक्लूड की जाएगी शेड्यूल कास्ट में, नहीं, इन्होंने ये बताया कि जो बैकवर्ड लोग हैं उनको हम शेड्यूल कास्ट कह रहे हैं, जो आर्टिकल 341 में मेंशन है, ठीक है। अब आर्टिकल 341 में क्या मेंशन है कि प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करेगा, ठीक है, कि कौन कौन शेड्यूल कास्ट में आ रहे हैं, किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में कौन बताएगा, प्रेसिडेंट बताएगा, ठीक है। अब आप ये बताओ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कौन बताएगा, ये तो प्रेसिडेंट ने मेंशन कर दिया यहाँ पे कि शेड्यूल कास्ट प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करेगा, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का कौन बताएगा, ये आप सर्च करना जाके घर पे, मतलब गूगल पे। तो उसके बाद में क्या है कि प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करेगा,
फिर आगे इसी में सेम में मेंशन है 341(2) में कि पार्लियामेंट में बाय लॉ इंक्लूड या एक्सक्लूड, जैसे कोई लिस्ट बनाई है तो प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करेगा कि इन इन लोगों को ऐड करना है। उनको ऐड करने का काम कौन करेगा? अल्टीमेटली पार्लियामेंट ही करेगा ना। कोई चीज़ ऐड करनी है या हटानी है तो वो काम पार्लियामेंट के हाथ में आएगा, प्रेसिडेंट तो सिर्फ स्पेसिफाई करेगा। एक्सक्लूड और इंक्लूड कौन करेगा? किसी कास्ट, रेस या ट्राइब को शेड्यूल कास्ट की लिस्ट से पार्लियामेंट करेगा। ये काम मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि सब क्लासिफिकेशन जो है ना, अगर हम इसी के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट का सब क्लासिफिकेशन करें तो वो वायलेट नहीं करता है आर्टिकल 341 या 342 को, ठीक है। क्योंकि कास्ट पर से नहीं इंक्लूड एक्सक्लूड हो रही है ना, कास्ट को थोड़ी हटा रहे हैं हम, कास्ट के अंदर सब कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इनकम लिमिट वगैरह की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम कास्ट को नहीं हटा रहे हैं, ध्यान देना। जैसे ओबीसी है तो ओबीसी में जो लोग हैं वो आते ही हैं, जो सर्टेन कास्ट पर कास्ट नहीं हटाई हमने लिमिट रख दी कि 8 लाख से जो कम कमा रहे हैं वो ओबीसी है, ऊपर वाले क्रीमी लेयर में आ गए, तो हमने सब कैटेगराइजेशन कर दिया, ठीक है। हमने कास्ट को इंक्लूड थोड़ी ना किया इसमें, तो कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन हुआ ही नहीं सब कैटेगराइजेशन इससे। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली है, ठीक है। अब और इसमें क्या है कि स्टेट जो है, स्टेट कैन सब क्लासीफाई बेस्ड ऑन इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। ऐसे कह रहा है कि जो सब क्लासिफिकेशन जो है वो स्टेट भी कर सकता है, ठीक है। स्टेट कर सकता है, पर वो इनएडिक्वेट अगर उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है तो स्टेट क्लासीफाई कर सकता है सो एंड सो कास्ट है और ये एडिक्वेटली प्रेजेंटेशन नहीं है इनका, तो हम इनको उसमें डाल रहे हैं शेड्यूल कास्ट वगैरह में। पर कंडीशन क्या है कि स्टेट को बताना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा कि इनकी इनएडिक्वेसी सही में है, इनका सही में अच्छे से रिप्रेजेंटेशन नहीं किया गया है या वो बैकवर्ड है, तो ये स्टेट को बताना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई कितना बैकवर्ड है या इनएडिक्वेट इनका रिप्रेजेंटेशन है। अरे बात समझ में। उसके बाद में क्या है कि स्टेट कैन नॉट, वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है, ठीक है, कि भाई अपनी मर्जी से किसी को भी इंक्लूड एक्सक्लूड कर सकता है, ऐसा नहीं, ठीक है, या फिर पॉलिटिकल पर्पज से भी नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती है। और उसका जो डिसीजन है वो अमेंडेबल है। जैसे मान लो कोई स्टेट है और उसको कोई स्टेट जैसे महाराष्ट्र है मान लो, तो उसमें सर्टेन कास्ट की ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो कोई मिनिस्टर आ रहा है वो इन सर्टेन कास्ट का रिजर्वेशन बढ़ा देता है और अपने वोट्स के लिए, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि उसका जुडिशियल रिव्यू कर दिया जाएगा और डिसीजन फिर अमेंड कर दोगे। अरे बात समझ में। तो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि इनएडिक्वेट है और वो सही से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है उस ग्रुप को, फिर आप ऐड और एक्सक्लूड और इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो कोर्ट क्लासिफाई करता है कि भाई स्टेट कैन नॉट अनमार्क 100% रिजर्वेशन फॉर अ सब क्लास, ठीक है। अगर आपने सब क्लासिफिकेशन भी कर दिया तो भी आप 100% वो नहीं कर सकते हो रिजर्वेशन उस सर्टेन कास्ट के लिए, ठीक है। सब क्लास करने के बाद भी 100% रिजर्वेशन आप नहीं कर सकते हो। उसके बाद में क्या करते हैं, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस आर्टिकल 342A, और प्रेसिडेंट को एम्पावर करते हैं कि वो लिस्ट बनाए सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। अब देखो इसमें जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट क्या है रिजर्वेशन से रिलेटेड। एक तो इंदिरा साहनी जजमेंट है, बहुत बहुत फेमस केस है, ठीक है, जो क्रिमिलेयर जिससे आया था ना, ये ओबीसी रामनंदन कमेटी के कहने पे आया था ये क्रिमिलेयर वाला, ठीक है। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया था। दूसरी चीज़ ईवी चिन्नई केस, जो भी है प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है मेरे से क्योंकि मेरी नेटिव लैंग्वेज नहीं है ना, तो आप देख लेना इसको, ये क्या प्रोनाउंसिएशन है इसका। ईवी चिन्नई केस आंध्र प्रदेश का, ठीक है। तो इसने भी ये बोला कि जो है क्या कहते हैं इसको, आंध्र प्रदेश वालों ने एक एक्ट लेकर आए थे तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया था, क्योंकि भाई ये जो है वॉयलेट करा था आर्टिकल 341 में, ठीक है। तो इसमें ये भी रिजर्वेशन से रिलेटेड बात करता है, ये भी रिजर्वेशन से, सिर्फ आप इसमें नाम याद रखना कि सो एंड सो केसेस है और वो रिजर्वेशन से रिलेटेड बात करते हैं। एक तो कौन सा, लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस, ये चिन्नामई केस और इंदिरा साहनी जजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, इंदिरा साहनी जजमेंट याद करना, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट वाला टॉपिक, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, तो इसको देखते हैं हम, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखते हैं क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि जो उत्तराखंड है ना उसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा दिया है, ठीक है, अपने स्टेट में। तो ये पहला स्टेट है आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया है। इससे पहले किसके पास था, गोवा के पास, पर ये आफ्टर इंडिपेंडेंस नहीं था, ये बिफोर इंडिपेंडेंस था, ठीक है। पोर्टुगीज के टाइम पे लगाया गया था वहाँ पे गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड, पर आफ्टर इंडिपेंडेंस कोई पहला स्टेट है तो वो कौन सा है, उत्तराखंड, ठीक है, इतना याद रखना है। दूसरी बात, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, डीपीएसपी में। उसके बाद में
अब देखो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के टाइम पे ये सब बैकग्राउंड है यूसीसी का, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज सच, पर इतना याद रखना। देखो लेक्स लॉ की रिपोर्ट ये किससे रिलेटेड था, प्री इंडिपेंडेंस टाइम में बनी थी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, कॉडिफाई कर दिए थे इंडियन लॉज, जो ऑफेंसेज है, एविडेंस वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें एक में। लेकिन मुस्लिम्स और हिंदूज के जो पर्सनल लॉज थे ना, उनको कॉडिफाई नहीं किया गया था, ठीक है। सिर्फ इन ऑफेंस एविडेंस जैसे आईपीसी और अपने चलता आ रहा है ना, ऐसी चीज़ों को किया था, इसके पर्सनल लॉज को नहीं किया था, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, BN राव कमेटी बनी, ठीक है, तो उसने कॉडिफाई कर दिया हिंदू लॉ को, ठीक है। हिंदू लॉ कॉडिफाई हो चुके हैं, मतलब प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में लेक्सी लॉ के रिपोर्ट आई, इसने किसी भी पर्सनल लॉ को कॉडिफाई नहीं किया, सिर्फ ऑफेंसेस वगैरह को कॉडिफाई किया, यूनिफॉर्मिटी लेकर आया। फिर BN राव कमेटी ने क्या किया कि हिंदू लॉ को कॉडिफाई कर दिया, ठीक है, और वुमेन्स को इक्वल राइट प्रोवाइड कर दिया, बट अभी तक मुस्लिम लॉ कॉडिफाई नहीं हुए हैं। उसके बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या हुआ कि स्पेशल मैरिज एक्ट लेकर आए। स्पेशल मैरिज वही इंटरकास्ट वाला, ठीक है, या फिर फॉरेन कंट्रीज से रिलेटेड, तो ये है स्पेशल मैरिज एक्ट, वैसे ये एक्ट बता रहा है, ठीक है। और ये हिंदू लॉ के जो 4 एक्ट्स लेकर आए थे, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ठीक है। तो इतने लॉ आए हैं, पर कोई कॉडिफाई नहीं है, सब अलग अलग पड़ा है। जैसे कि आप जैसे देखते होगे, जैसे इनहेरिटेंस के जो राइट्स है वो हिंदू में और मुस्लिम्स में डिफरेंट है, तो वो अपने पर्सनल लॉज को फॉलो करते हैं, ठीक है, इनहेरिटेंस वाले मैटर्स में या डाइवोर्स वाले मैटर में। जैसे अभी 3 तलाक को हटा दिया गया है, तलाक ए बिद्दत, ठीक है, तलाक हो सकता है बट इंस्टेंट तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है, तो वो तलाक देने के जो तरीके हैं या ये सब अपने पर्सनल लॉज के हिसाब से वो लोग करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कह रहा है कि सब पे एप्लीकेबल होगा रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो रिलीजन का कोई मायना नहीं है, सबको बराबर मान के चलेंगे। और कौन कौन से लॉज में, मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, ससेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी क्या होता है, शादी होती है तो अपने हिसाब से होती है, मुस्लिम्स की अलग होती है, क्रिश्चियंस की अलग होती है, हिंदूज़ की अलग होती है। तो वो ये जो सारे मैटर्स है ना, ये जो मैरिज के, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन और सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो ये जो मैटर्स है इनके पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग होते हैं। पर अब ये सारे किसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे, यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी इन सब में, ठीक है। कहाँ मेंशन है ये, आर्टिकल 44 मैंने बता दिया, DPSP में पार्ट 4 में कॉन्स्टिट्यूशन के, तो विच मीन्स कि ये अभी कंपल्शन नहीं है ये लागू करना, ठीक है। तो स्टेट अगर ऐसे सक्षम है तो कर सकता है, ये डायरेक्टिव है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन टू द स्टेट्स कि भैया आप ऐसा करो, ये पॉजिटिव चीज़ आपको करना चाहिए। उसके बाद में अभी क्या है कि हर जो रिलीजन है वो अपने स्पेसिफिक लॉ से वर्क कर रहा है। जैसे फॉर इंस्टेंस हिंदू सक्सेशन एक्ट है, वो उसको उसके अंडर में कौन कौन आते हैं, हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट। अब देखो यहाँ पार्सेस मेंशन नहीं है, ठीक है। अब मुस्लिम के जो पर्सनल लॉज है वो कौन कौन करता है, मुस्लिम्स। और जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है उसमें कौन, क्रिश्चियन, पारसीज और जूस। अब इसमें हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट वो ऊपर वाले रिलीजन इस वाले एक्ट में नहीं है, तो इतना याद करने की जरूरत नहीं है सच, बस थोड़ा याद रखना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और किससे रिलेटेड है। ये मैंने बताई थी आपको कि गोवा में पोर्टुगीज के टाइम पे आया था सिविल कोड, 1867 से है वहाँ पे यूसीसी, ठीक है। क्योंकि आप देख लो ना, गोवा अपने आप में एक क्रिश्चियन स्टेट है और आपको उसको देख के लगेगा ये कि वो जो है ना खुद ये जो बाहर से जो लोग आए हैं उन्होंने बसाया है उस एरिया को, और वहाँ के जो लोग हैं तो उनमें ऐसा पर्सनल लॉज वाला कोई चीज़ नहीं थी वहाँ पे। एक तो रिलीजन की यूनिफॉर्मिटी है, तो वहाँ पे यूसीसी लगाना इतना हार्ड नहीं था। जब अपन पूरी इंडिया की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन्स और ट्राइब्स रहती है, तो हम यहाँ पे यूसीसी एकदम से नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। गोवा में तो यूनिफॉर्मिटी थी रिलीजन की, तो उन्होंने लगा दिया उस जमाने में, ठीक है। अभी कहाँ लगा है, यहाँ पे उत्तराखंड में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। उसके बाद में देखो प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991, ये पहले भी था न्यूज़ में, अभी भी ये न्यूज़ में है, ठीक है। तो अभी देखो ये कुछ डिस्प्यूट चल रहा है रिलीजियस, जैसे ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा, और इनमें केसेस चल रहा है ना कि भाई ये मस्जिद है कि मंदिर है, तो उस हिसाब से तो अब ये बता रहे हैं कि एक एक्ट आया था। देखो मैं आपको बताती हूँ, जब 1947 के बाद हमको इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद में क्या होता है कि बहुत सारे इशूज़ उठने लगे रिलीजन के बेसिस पे कि भाई ये वाला जो एरिया है यहाँ पे पहले मंदिर थी, फिर इस पर मस्जिद बनाया गया, सो चीज़ें, तो बहुत डिस्प्यूट होने लगे, बहुत ज़्यादा जो पेटिशन है कोर्ट में वो इंक्रीज हो गई। तो उसके बाद में क्या हुआ कि एक्ट लेकर आए प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। इस एक्ट के अंदर ये बोला
कि जो भी प्लेस है उसका जो रिलीजियस कैरेक्टर है, यानी अगर वो मंदिर है तो मंदिर है, मस्जिद है तो मस्जिद है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस यानी 15 अगस्त 1947 को अगर कोई एरिया है, अगर वो मंदिर है तो वो मंदिर ही रहेगा, अगर वो मस्जिद है तो मस्जिद ही रहेगा। उसको तुम नहीं कह सकते हो कि इसका रिलीजियस कैरेक्टर चेंज करो, पहले कुछ और था और अब कुछ और है, क्योंकि अगर ये करने लगे तो फिर पूरा चेंज करना पड़ेगा ना। इतने लोग आए हैं, कहीं चर्च बने हैं, कहीं मस्जिद बनी है, तो ये सबको हटाने के लिए तो इन्होंने ये ला दिया कि जो रिलीजियस कैरेक्टर है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो कोई भी पर्सन किसी भी रिलीजियस प्लेस को, जो अगर मस्जिद है तो उसको टेंपल में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है स्टेट पे। ठीक है, कि भाई स्टेट पे एक ऑब्लिगेशन है कि कोई रिलीजियस कैरेक्टर है ना, अगर ये मस्जिद है तो उसको मस्जिद बनाने का स्टेट पे ऑब्लिगेशन है कि तुम इसको मस्जिद से टेंपल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, जो उस टाइम स्टेटस था उस जगह का, इंडिपेंडेंस के टाइम पे उस जगह का जो भी स्टेटस था उसको मेंटेन करके रखना स्टेट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है। कौन से एक्ट के अंदर? 1991 के एक्ट के अंदर। ठीक है, ये डिक्लेयर करता है कि कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रही है, अगर कोर्ट में किसी ने अप्लाई कर दिया, कोई सूट किया, कोई अपील किया, या कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है किसी भी प्लेस के रिलीजियस कैरेक्टर के ऊपर, ठीक है, या तो 15 अगस्त 1947 से या उसके बाद में, तो ये एक्ट लाने के बाद यानी 1991 वाला एक्ट लाने के बाद वो अपने आप हट जाएगी। ठीक है, अगर आपने कोई भी केस कर दिया है या फिर कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रही है तो सारी साफ हो जाएगी एक्ट लागू होने के बाद। ठीक है, जैसे ये एक्ट आया तो जितना भी केस वगैरह चल रही थी वो सब हट जाती है, पर इसके अंदर कुछ एग्जेम्पशंस भी रखे गए हैं। ठीक है, जैसे अयोध्या वाला जो डिस्प्यूट है, अब तो वहाँ पे टेंपल बन गया, पर जो अयोध्या वाला डिस्प्यूट था ना वो उस टाइम बहुत ज़्यादा चर्चा में था। ठीक है, तो अब उसको अयोध्या वाले केस को इस वाले एक्ट से एग्जेम्प्ट किया गया कि उसका जो डिसीजन आएगा वो आएगा, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया इस वाले एक्ट से। ठीक है, दूसरी चीज़ एक्ट किस पे लागू नहीं होगा, जैसे मान लो कोई साइट है और वो दब गई थी अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल द्वारका पानी में डूब गई थी, या फिर कोई और जगह जो खुदाई के बाद मिला है अंदर। ठीक है, और वहाँ पे कोई रैंडम जगह थी, वहाँ पे कोई जगह प्लेस नहीं था, कोई टेंपल नहीं था, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया और वहाँ पे उनको पता लगा कि यहाँ पे पहले मंदिर था, तो उस जगह पे मंदिर बनाया गया। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, उसको इससे एग्जेम्प्ट किया गया है। एक अयोध्या डिस्प्यूट, एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, ये जो एक्ट है ना इसके अंतर्गत जो भी मॉन्यूमेंट या कोई साइट मिले तो उसको, उन चीज़ों को भी एग्जेम्प्ट किया गया है। दूसरी चीज़, कोई भी डिस्प्यूट अगर सेटल हो गया है या डिस्पोज ऑफ हो गया है, जैसे मान लो एक्ट आया 1991 में, ठीक है, और कोई टेम्पल से रिलेटेड केस किया होगा 1960 में, तो उसको उन्होंने डिस्प्यूट कर मान लिया कि भाई जैसे मान लो मस्जिद है और उसको टेम्पल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो वो माना जाएगा क्योंकि वो केस तो सॉल्व हो गया है ना, कोई केस डिस्पोज ऑफ हो गया। आप अब ये सोचो कि अगर ऐसा नहीं करते कि 1960 में कोई डिसीजन सुनाया और 1991 एक्ट आने के बाद उसको हटा देते, तो जो लोग वहाँ पे मंदिर बना चुके थे फिर उनको वापस मस्जिद में कन्वर्ट करना पड़ता, तो बहुत ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता। तो उन्होंने बोला कि जो केस सॉल्व हो चुके हैं वो तो हो गए, केस जो सॉल्व हो चुके हैं वो हो गए, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, जो पेंडिंग पड़े हैं उनको हटा दिया जाएगा, वो रद्द हो जाएंगे। अयोध्या एग्जेम्प्टेड है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाला एग्जेम्प्टेड है जो एक्ट है उसके अंदर में, और जो भी प्लेस, अब देखो अगर कोई प्लेस है, ये तीनों एग्जाम्पशन समझ आ गए। चौथा एग्जाम्पशन ये है कि अगर कोई प्लेस है, ठीक है, और उसके अंदर मैं कह रही हूँ कि भाई यहाँ पे मस्जिद बनाएंगे और यहाँ पे टेंपल है, और दो कम्युनिटी की आपसी सहमति से, शांति से अगर तुम उसको कन्वर्जन कर रहे हो बिना किसी उस चीज़ के, तो तुम कर सकते हो। ठीक है, अगर ये एक्ट आने से पहले शांति से चीज़ें चेंज हो गई है तो, एक्ट आने से पहले। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये कुछ एग्जाम्पशन रखे गए हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एनी कन्वर्जन ऑफ एनी सच प्लेस अफेक्टेड बिफोर सच कमेंसमेंट बाय एक्वेसिन, मतलब शांति से। ठीक है, तो शांति से अगर ऐसा कन्वर्जन हो गया है ये एक्ट आने से पहले, तो अब नहीं, एक्ट आने से पहले शांति से सॉल्व कर लिया तो ठीक है। अब देखो, अब आप ऐसे बोलोगे कि सिर्फ अयोध्या एग्जेम्प्टेड है, तो ये जो ज्ञानवापी और जो मथुरा वाला केस चल रहा है ये क्यों चल रहा है? अब देखो, ज्ञानवापी में क्या है कि जो पेटिशनर्स है ना उन्होंने डिमांड किया है कि तुम इसका रिलीजियस कैरेक्टर डिफाइन तो करो। मतलब उन्होंने ये बोला है कि ज्ञानवापी में तुम इसको बताओ तो सही कि मस्जिद है कि मंदिर है। तुमने ये बोला कि 15 अगस्त 1947 में जो रिलीजियस कैरेक्टर था उस प्लेस का वही रहेगा, पर बताओ तो सही कि ज्ञानवापी का रिलीजियस कैरेक्टर है क्या, कि ये मंदिर है कि मस्जिद है, आप बताओ पहले। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बताएगा, इसलिए ज्ञानवापी वाला केस चल रहा है। ठीक है, अब मथुरा वाला क्यों चल रहा है? क्योंकि जो मथुरा वाला केस है ना, वो मथुरा जो है वो एक एग्रीमेंट से साइन किया गया, एक कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया, मस्जिद और टेंपल के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था ना, जो एग्रीमेंट, उसको उन्होंने ना कोर्ट में पेश किया, अपील की कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट को हम चैलेंज कर रहे हैं कोर्ट में, कि एग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट गलत था। ठीक है, तो मथुरा में एग्रीमेंट चैलेंज किया गया है, और ज्ञानवापी में क्या बोला है कि भाई डिफाइन तो करो रिलीजियस कैरेक्टर, इसलिए ये दोनों केस चल रहे हैं।
अरे बात समझ में। तो ये है यहाँ पे। अब उसके बाद में ये वही है कि भाई अगर ये कोई सेक्शन 6 है, इसमें जो पेनल्टी क्या लगेगी, अगर कोई ऐसा चेंज करने की कोशिश भी करेगा तो 3 साल की सज़ा या फिर फाइन भी लग सकता है, ठीक है, मैक्सिमम 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक है प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन देखते हैं, एक सेकेंड। देखो अभी जो केस हुआ था जसीला शाजी केस 2024 में, रिसेंट केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया कि राइट ऑफ डिटेन, मतलब जो डिटेन किया गया पर्सन है ना, उसके राइट्स के बारे में बात किया गया है, ठीक है, इसलिए बस ये न्यूज़ में आ गया। अब देखो ऐसे न्यूज़ में आता है पॉलिटी में, जो स्टैटिक है ना वो बस उसको रिवाइज करना होता है कि जो न्यूज़ में होता है। अब देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है कि जैसे कोई बंदा है उस पर हमें शक है, प्रिवेंटिव, देखो नाम से पता लग रहा है ना, किसी चीज़ को प्रिवेंट करना, किसी बंदे पे हमें शक है कि भाई ये बंदा आगे जाके प्रॉब्लम्स इशू कर सकता है, तो उसको अरेस्ट कर लेना, ठीक है। तो ये बिना अगर कोई, इट मीन्स कि भाई कोई डिटेंशन है बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी कोर्ट के कन्विक्शन के, ठीक है, सिर्फ रीजनेबल एप्रीहेंशन के बेसिस पे कि वो कोई ऐसी डेंजरस एक्टिविटी कर सकता है या पब्लिक ऑर्डर को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसको हमने डिटेन कर लिया। अरे बात समझ में। अब देखो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लॉ बना सकती है प्रिवेंटिव डिटेंशन से। वो ऐसे बोल देगा कि सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है, तो नहीं, याद ये इंपॉर्टेंट है कि स्टेट लेजिस्लेचर कैन ऑल्सो मेक लॉज ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। कहाँ अंडर आर्टिकल 22 में मेंशन है प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब देखो पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट है कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और इंडिया की सिक्योरिटी के लिए सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, एक्सक्लूसिव राइट है। कॉमन सेंस की बात है ना कि डिफेंस इतना इंपॉर्टेंट मैटर है तो पार्लियामेंट देखेगा, फॉरेन अफेयर्स पार्लियामेंट देखेगा, और इंडिया की सिक्योरिटी, कंप्लीट इंडिया की सिक्योरिटी, तो इसका पूरा राइट किसके पास है, पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट्स है, ठीक है। बाकी स्टेट लेजिस्लेचर के पास राइट है प्रिवेंटिव डिटेंशन दूसरे टॉपिक्स पे बनाने का, ठीक है, पर इन टॉपिक्स पे जो राइट है वो एक्सक्लूसिव है पार्लियामेंट के पास, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 22(1) और 22(2) किसके बारे में प्रोटेक्ट करते हैं, अरेस्ट और डिटेंशन से प्रोटेक्ट करता है। आपने देखा होगा, ठीक है, कि भाई आपने देखा क्या होगा, आपने पढ़ा होगा कि भाई आपको इन्फॉर्म किया जाए, ग्राउंड्स बताया जाए, आपको तो क्यों बताया जाए, मतलब जिसको अरेस्ट किया गया, ठीक है, तो उसको इन्फॉर्म किया जाए। पहले आर्टिकल 22 देख लेते हैं कि भाई उसको इन्फॉर्म किया जाए, उसके अरेस्ट करने के ग्राउंड्स उसको बताए जाए। दूसरी चीज़ ये कि उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होने की अनुमति दी जाए विद इन 24 आवर्स, ठीक है, विद इन 24 आवर्स, और उसमें जर्नी टाइम एक्सक्लूडेड है कि भाई जर्नी टाइम हटा के विद इन 24 आवर्स उसको मैजिस्ट्रेट के सामने मेंशन किया जाए, ठीक है। एक लीगल प्रैक्टिशनर भी दिया जाना चाहिए अगर उसको चाहिए तो, कि लीगल प्रैक्टिशनर उसको हायर करने की परमिशन हो। एक तो उसको बताओ कि तुमने उसको क्यों अरेस्ट किया, दूसरी चीज़ मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाओ 24 घंटे में, तीसरी चीज़ लीगल प्रैक्टिशनर भी, ठीक है। तो फिर क्या है 22 फोर्थ में क्या मेंशन है कि भाई अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन किया है किसी का, तुमने सिर्फ एक मेयर अपने गट फीलिंग की वजह से किसी को अरेस्ट कर लिया है, तो उसको 3 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते हो। 3 महीने के बाद तुमको एडवाइजरी बोर्ड के सामने उसको रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये बोर्ड कौन सेट करेगा, स्टेट सेट करेगा, जिसमें जजेस और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स वगैरह होते हैं। 3 महीने के अंदर, 3 महीने तक ही रख सकते हो, 3 महीने से ज़्यादा रखना है तो एडवाइजरी बोर्ड बैठाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है जिसको अरेस्ट किया है ना, उसको तुम ग्राउंड्स बताओ, उसको तुम अपॉर्चुनिटी दो कंटेस्ट करने की, बट लेकिन अगर ऐसा है कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें हैं या कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्स है या कुछ ऐसा तुमको डाउट हो रहा है कि भाई इसको ग्राउंड्स बताने से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो तुम नहीं बताओ तो भी चलेगा, ठीक है। देखो इफ देयर इज अ फेलियर और इवन डिले इन फर्निशिंग डॉक्यूमेंट्स रिलाइड फॉर सच डिटेंशन, इट वुड अमाउंट टू डिनायल और राइट टू मेक एन इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन अंडर आर्टिकल 22(5). अगर तुम ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स और नहीं दे पाते हो, ठीक है, तो ये तुम्हारा अफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन वाला राइट है ना, उसको हटा दिया जाता है सच, ठीक है। तो तुमको इन्फॉर्मेशन तुम्हें नहीं बताया जाएगा कि तुमको क्यों पकड़ के लाए हैं एंड ऑल, कि अगर तुम्हारा जो है, अगर स्टेट को ऐसा लगता है या जो अथॉरिटीज को ऐसा लग रहा है कि तुमको बताने से उन पे इशू आएगा, तो ये कौन से केसेस में, प्रिवेंटिव डिटेंशन में, ध्यान देना, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू प्रिवेंटिव डिटेंशन। अरे बात समझ में। तो उसके बाद में अब देखो एक क्वेश्चन आया था 2023 में ना, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेम्प्ट्स द स्टेट्स फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू अ पर्सन हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को एग्जेम्प्ट करता है कि वो लीगल काउंसिल ना दे किसी पर्सन को। इसमें कहीं ये तो नहीं लिखा है ना कि लीगल काउंसिल नहीं देना है, नहीं लिखा है ना ऐसा कहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशन एग्जेम्प्ट नहीं करता है। वो कह रहा है कि तुम दो अगर वो लेना चाहता है, तो कहीं एग्जेम्पशन नहीं लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एग्जेम्प्ट्स द स्टेट्स फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया ना, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एग्जेम्प्ट्स द स्टेट्स फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू अ पर्सन हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, ऐसा कुछ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एग्जेम्प्ट्स। अरे बात समझ में।
ये देखो, ये थोड़ा सा मैंने ना कॉन्स्टिट्यूशन से निकाला है, आर्टिकल 22 में जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो, ठीक है, कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में अथॉरिटी मेकिंग द ऑर्डर, पहले तो कम्युनिकेट करो उस बंदे को ऐसा कुछ ग्राउंड्स, ठीक है, तो एज सुन एज उसको लगे, पर अगर ऐसा लगे कि भाई इतनी उसको भाई नहीं बताना चाहिए तो नहीं बता सकते हैं, ठीक है। Nothing in clause 5 shall require the authority making any such order is to refer to in that clause to disclose facts with such authority considered to be against the public interest to disclose, ठीक है। यहाँ पे मेंशन है कि उसको बताओ कि भाई तुमने उसको कौन से ग्राउंड पे पकड़ के लाओ, ये वो। इसमें ये मेंशन है कि भाई इसमें जो भी मेंशन है वो ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है उसको डिस्क्लोज करना, तो तुम मत बताओ। अथॉरिटी चाहे तो वो हाइड कर सकती है कि उसको किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया गया है, कि वो अपने फैक्ट्स ना बताए, ठीक है। तो ये चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है आर्टिकल 22 में। अब देखो, ये हमने देख लिया। अब उसमें देखो ये किसको अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल टू पर्सन, ये वाला, ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। तो ये उस बंदे के पास अवेलेबल नहीं है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में है, ठीक है, कि इन्फॉर्म करो या 3 मंथ के 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाओ और सो एंड सो। तो ये चीज़ें जो है ये वाली प्रिवेंटिव डिटेंशन वालों के लिए नहीं है, ठीक है, ये पुनिटिव डिटेंशन वालों के लिए। अरे बात समझ में। तो उसके बाद में देखते हैं हम, हाँ, ये जो पुनिटिव डिटेंशन में ना, ये सिर्फ सिटीजन वहीं के जो फ्रेंडली एलियन है उनके लिए या सिटीजन्स के लिए, एनिमी एलियंस के लिए नहीं। एनिमी एलियंस के लिए तो अलग से प्रोविजन है, ठीक है। तो जो पुनिटिव डिटेंशन वाला फ़ायदा मिलेगा, राइट टू इन्फॉर्म, मैजिस्ट्रेट वाला, ये चीज़ें, प्रैक्टिशनर बुलाना, ये सब किसको, फ्रेंडली एलियंस को, सिटीजन्स को, एनिमी एलियंस को नहीं, ठीक है। अब देखो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जैसे ये मेंशन है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन को परमिट करते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हो गया, लॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एक्ट है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन को मानते हैं, वैलिड बताते हैं, ठीक है। अब ग्राउंड्स भी बताए गए यहाँ पे, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, सप्लाईज, ठीक है। इन सबसे रिलेटेड अब प्रिवेंटिव डिटेंशन इन ग्राउंड्स पर लगाया जा सकता है, ठीक है। और ओवर एंड ऑल अभी तक क्या है कि कोर्ट ने सपोर्ट ही किया है प्रिवेंटिव डिटेंशन को। कोर्ट ने ये नहीं बोला है कि भाई प्रिवेंटिव डिटेंशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या ये वो, हमेशा ग्रीन फ्लैग ही दिखाया है मोस्ट ऑफ द केसेस में। जैसे AK गोपालन केस है 1950 का, तो उसको भी यही बोला है कि भाई ग्रीन फ्लैग है, प्रिवेंटिव डिटेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब देखो पर्सनालिटी राइट्स, ये देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको तो पूरा तुम स्किप कर दो, पर फिर भी देखो ये सिर्फ मैं बता देती हूँ आपको, फोमो नहीं हो इसलिए, ठीक है। कि भाई दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला है कि भाई किसी का भी नाम, इमेज या वॉइस वगैरह यूज़ करना, उसके लाइकनेस या डिसलाइक्स वगैरह को बिना उसकी कंसेंट के यूज़ करना वो नहीं हो सकता, ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो ये इसको रिस्ट्रेन किया कि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये किसी भी जो पर्सनालिटी राइट्स है ना, किसी बंदे के पर्सनालिटी राइट्स, इसको एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया है किसी भी लॉ में, इंडिया के अंदर एटलीस्ट नहीं मेंशन है। पर कहाँ, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी में बता दिया या राइट टू प्राइवेसी में बता दिया, बट ऐसा कहीं भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, ठीक है। अब जैसे राइट टू प्राइवेसी है तो उसका कोई स्टैट्यूट में नहीं है ना यार, ये आर्टिकल 21 में बोल दिया, केएस पुट्टुस्वामी जजमेंट 2017 में आया था ये, तो उसी में मेंशन है, उसी में कह दिया कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो राइट टू लाइफ का पार्ट है, ठीक है। तो ऐसे है, ऐसा चीज़ का कोई लॉ वगैरह में नहीं है। दूसरी चीज़ राइट टू पब्लिसिटी, ठीक है, ये एक पर्सन के पास राइट है कि वो अपनी इमेज को, अपनी लाइकनेस को प्रोटेक्ट कर सके, जैसे ट्रेडमार्क्स एक्ट में या कॉपीराइट एक्ट में। तो इतना कुछ नहीं है। डिफेमेशन सूट, जैसे ये अभी उस पर राहुल गांधी जी पे कर दिया था ना कि भाई उन्होंने ऐसे बोला था कि सारे के सारे मोदी चोर होते हैं क्या, तो एक सरनेम पे उन्होंने बोला, ठीक है, एक सरनेम को डिफेम किया तो उन्होंने केस कर दिया, तो वो फाइल ऐसे डिफेमेशन सूट लगाया जा सकता है, ठीक है, कि भाई डिफेम करने की कोशिश की गई है उस हिसाब से, तो ये वाला हम कर सकते हैं। और उसके बाद में क्या है कि मतलब ये ऐसे ही है, बस आपको याद क्या करना है, आप ऐसे याद रखना कि भाई इसकी कोई एक्सप्लिसिट ट्रीटी नहीं है, पर जैसे आपको पूछ ले कि रोम कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, ठीक है, जैसे होक कन्वेंशन का एक बार पूछ लिया था प्री में, तो आप बस नाम याद रखना कि ट्रिप्स एग्रीमेंट, विपो परफॉर्मेंस फोनोग्राम्स ट्रीटी और रोम कन्वेंशन, ये किससे रिलेटेड है, तो ये पर्सनालिटी राइट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये इतना याद रखना एज सच, और इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में देखो अब पर्सनालिटी राइट से रिलेटेड जो भी जजमेंट है उनके बारे में है, अरुण जेटली केस वाला और दीपक जयकुमार केस, ठीक है। बस ये नाम ही है, बस दिमाग में रहना चाहिए, बाकी वो इंपॉर्टेंट जजमेंट पूछते हैं, जैसे केशवानंद भारती केस हो गया, AK गोपालन केस हो गया, गोलखनाथ केस हो गया, तो ऐसी चीज़ें पूछते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं पूछेंगे ये। अब देखो और इम्पोर्टेंट क्या नाम है, एनिमी प्रॉपर्टी। एनिमी प्रॉपर्टी क्या होता है कि जैसे कुछ लोग पाकिस्तान के थे, पाकिस्तान के क्या थे मतलब बिफोर डिवीजन, तो इंडिया में रहते थे, तो वो पाकिस्तान चले गए, तो उनके जो मकान घर वगैरह जो इंडिया में रह गए हैं, वो जो प्रॉपर्टीज़ है वो पाकिस्तान चले गए, तो उसको एनिमी प्रॉपर्टी कहते हैं,
ठीक है। अब देखो जो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के परवेज़ मुशर्रफ, तो जो उनकी जो एंसेस्टर की जो प्रॉपर्टीज़ है ना, तो उसको सेल के लिए लगा दिया यूपी में, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज़ में है, पिछली बार भी ये न्यूज़ में था। तो अब देखो ये किसके अंदर आता है, तो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 का। एनिमी किसी भी एनिमी कौन डिफाइन होता है कि वो कंट्री, ठीक है, जो हमारे साथ एग्रेशन में इंक्लूडेड है या इंडिया के साथ वो वॉर में इंक्लूडेड है, तो उसको हम एनिमी कहेंगे, और उस कंट्री के जितने भी सिटीजन हैं उनको हम एनिमी बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखो हमारी पाकिस्तान से वॉर है, चाइना से वॉर है, तो वो एनिमी कंट्रीज हो गई और उनके लोग एनिमी एलियंस हो गए। तो अब देखो एनिमी प्रॉपर्टी उन लोगों के बिहाफ से जो एनिमी लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी अपने देश में, तो इसकी डेफिनेशन वगैरह इतना उस पर ध्यान नहीं देना है। अब देखो अब कौन कौन क्लेम नहीं कर सकता है, ठीक है, एनिमी में कौन कौन आएगा। अब जैसे देखो पाकिस्तान के बहुत सारे लोग लंदन जाते हैं पढ़ाई करने को, ठीक है। अब पाकिस्तान में कोई पेरेंट्स है, उन्होंने अपने बच्चे को लंदन भेजा, अब उसको लंदन की सिटीजनशिप मिल गई, अब वो क्लेम कर रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी है इंडिया के अंदर, पर वो प्रॉपर्टी इसके पेरेंट्स की थी, तो ये भी क्लेम नहीं कर सकता है बंदा आके। अरे बात समझ में, तो ये नहीं होता है, ये सक्सेसर या फिर जो भी दूसरी सिटीजन कंट्री का मेंबर बन गया तो वो भी एनिमी ही होगा, ठीक है। वो कंट्री चाहे एनिमी नहीं हो, लंदन हमारी एनिमी नहीं है, पर वो बंदा लंदन में गया ना, और वो एनिमी कंट्री का पार्ट था, तो वो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में एनिमी और उसने अपनी नेशनलिटी चेंज कर दी, जो पाकिस्तान में लोग रह रहे थे और वो लंदन जाके लंदन की सिटीजनशिप लेके बैठे हैं, वो क्लेम कर रहे हैं कि भाई हमारी प्रॉपर्टी है, तो वो भी एनिमी प्रॉपर्टी मानी जाएगी। थे तो तुम पाकिस्तान से ना, फिर वहाँ लंदन शिफ्ट हो, अपनी नेशनलिटी चेंज करने से नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब इसको कौन देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बस इतना याद रखो। उसके में राइट टू बी फॉरगॉटन, देखो ये राइट सबके पास होना चाहिए यार, ये जो चल रहा है ना सोशल मीडिया पे, ये राइट सबके पास होना चाहिए। किसी के भी कुछ भी वायरल हो जा रहा है तो ये राइट होना चाहिए कि भाई तुम राइट टू इरेजर, मतलब उसको जो तुम कुछ भी लीक हो गया या जो भी है उसको इरेज करो, या तुमने किसी का डाटा ले लिया तो उसको राइट टू बी फॉरगॉटन होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये ना कहाँ पे है, यूरोपियन यूनियन जो है वो फर्स्ट, उसमें कह दो कि फर्स्ट ऐसी प्लेस है जहाँ पे ये लगा गया है। वहाँ पे जो जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन लाई गई ना, उसमें राइट टू फॉरगॉटन को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो ईयू इस मामले में बहुत आगे है, यूरोपियन कंट्रीज इस मामले में बहुत आगे। तो ईयू के जो एग्रीमेंट है ना, ये जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, उसमें ये इंक्लूडेड है। पर इंडिया का जो है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 अभी आया था, पर फिर भी उसमें राइट टू फॉरगॉटन इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। अब ये पढ़ ही लिया, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में है। उसके बाद में और क्या है, ऑब्सोल्यूट राइट नहीं है ऐसे करके, तो ये इतना ही है, राइट टू बी फॉरगॉटन। वैसे इतना याद रखना कि ये पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन जो अभी आता है उसमें नहीं है, फर्स्ट टाइम कहाँ है, ये GDPR में, ठीक है, EU वाले में। उसके बाद में इनर लाइन परमिट, इनर लाइन परमिट मैंने आपको बताया था, ये जो बाउंड्री स्टेट्स है उनके लिए होता है, ठीक है। अब देखो स्टेट गवर्नमेंट जो नागालैंड की है उसने इम्प्रूव किया है कि इनर लाइन परमिट किस में, ये जो 3 स्टेट्स है, दीमापुर, चुमोकेदीमा और न्यूलैंड, ठीक है। तो इन प्लेसेस में इनर लाइन परमिट स्टेट गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है, अप्रूव कर दिया है। अब इनर लाइन परमिट का हम देखेंगे कि इनर लाइन परमिट क्या चीज़ होती है। एक ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट, देखो ये हमें चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 2 चीज़ें होती है, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट और रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट। ये फॉरेनर्स को चाहिए। इनर लाइन परमिट यानी इनर लाइन, अंदर की लाइनों की बात करें, यानी हमारी इंडियन सिटीजन्स की बात करें। इनर लाइन परमिट किसको चाहिए, हमें चाहिए यहाँ घूमने के लिए। अगर हम इनर लाइन परमिट में जाना चाहते हैं, उस एरिया में हम जाना चाहते हैं, तो हमें चाहिए ये इंडियन सिटीजन्स को, फॉरेनर्स को नहीं, ठीक है। अब ध्यान देना ये क्या चीज़ होती है, ये एक ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट इशू करती है, जो इंडियन सिटीजन्स को अलाउ करती है कि वो प्रोटेक्टेड एरिया में जा सके लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। अभी क्यों आया है ये, एक टू रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल बॉर्डर्स, इंडिया की जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है ना वहाँ पे मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए, कि वहाँ पे लोगों को आना जाना रेगुलेट कर पाएँ उन बॉर्डर्स पे, इसलिए इनर लाइन परमिट चलाया हमने, ठीक है। और नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज़ में तो जो ट्राइबल एरिया है ना, उनका बहुत जो कल्चर है वो बहुत प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। उनका कल्चर हमसे बहुत डिफरेंट है, तो उसके लिए भी। उसके बाद में ये कब कहाँ से है इसका ओरिजिन, ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 से है इनर लाइन परमिट का, ठीक है, कनेक्शन। अब देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर लाइन परमिट होते हैं बहुत सारे, ठीक है। एक तो होता है टूरिस्ट के लिए या फिर उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म स्टे करते हैं, जैसे हम तो घूमने के लिए जा रहे हैं तो उनके लिए अलग मिलता है, जैसे हम लोग हैं फॉरनर नहीं फिर भी इंडियन सिटीजन्स, ठीक है। जैसे मैं वहाँ पे घूमने जा रही हूँ तो एक तो वो मिलेगा, या फिर मुझे वहाँ पे काम करने जाना है लॉन्ग टर्म स्टे के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो एक उसके लिए। कहाँ कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, बॉर्डरिंग स्टेट्स,
ठीक है, उनके लिए जो इस वाले एरिया में जो स्टेट्स हैं उनके लिए 4 स्टेट्स हैं जहाँ पे इनर लाइन परमिट के अंदर आ रहे हैं वो। उसके बाद में एलिजिबल कौन कौन नहीं है, एनआरआईज जो बाहर रह रहे हैं, पीआईओ कार्ड होल्डर्स, ओसीआई कार्ड होल्डर्स, अब तो इन दोनों को मर्ज कर देना, पीआईओ और ओसीआई को मर्ज करके ओसीआई बना दिया है, ठीक है, ओवरसीज कार्ड होल्डर्स ऑफ इंडिया, ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन था इसका मतलब, पर इसको हटा दिया गया, इसी में मर्ज कर दिया गया इसको, ठीक है। अब उनको अप्लाई किस लिए करना होगा, इस वाली चीज़ के लिए, रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट के लिए। अब भाई तुम बाहर वाले हो, सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के पास है ये राइट इनर लाइन परमिट का, आई से इंडियन, आई से इनर लाइन परमिट, तो आप रिलेट कर लेना, ठीक है। बाहर वालों के लिए क्या है, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट या प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। अब देखो इसमें क्या है, ये किसके अंडर आ रहा है, फॉरेनर्स प्रोटेक्टेड एरियाज ऑर्डर 1958, वो एरिया जो इनर लाइन परमिट और इंटरनेशनल बॉर्डर्स के बीच में है उनको हम प्रोटेक्टेड एरिया कह रहे हैं, ठीक है। यानी इनर लाइन परमिट के बीच में आ रहे हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर्स के भी बीच में आ रहे हैं, वो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, ठीक है। जैसे पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड, मतलब जो बॉर्डरिंग स्टेट्स है वो पूरा पूरा सिक्किम स्टेट्स, तो कुछ कुछ स्टेट्स जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे आ रहे हैं ना, उन पे वहाँ पे ये प्रोटेक्टेड है। जैसे ये तो 4 तो ये हो गए, 3 तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड, 4, एक सिक्किम पूरा का पूरा, क्योंकि वो पूरा बॉर्डरिंग स्टेट हो गया ना, कैसे चिकन नेक कॉरिडोर बन रहा है, एक अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसको इतना डिटेलिंग मत करो, बस थोड़ा सुन लो। उसके बाद में इस ऑर्डर के तहत रिस्ट्रिक्टेड एरियाज अंडमान एंड निकोबार भी इंक्लूड किया गया है, पूरी अंडमान एंड निकोबार यूनियन टेरिटरी। अब देखो आप ऐसे बोलोगे, इस वाला जो ऑर्डर है 1958 में, उसमें सिर्फ ये तीनों चीज़ें, ठीक है, और 1963 वाले में इन्होंने इसको भी ऐड कर दिया, अंडमान एंड निकोबार। देखो क्या होता था कि बाहर से लोग आ रहे हैं, आपने एक इंसिडेंट सुना होगा, बाहर से फॉरेनर्स आए तो वो ना यहाँ पे आइलैंड्स और ग्रुप पे घूमने गए, ठीक है, तो वहाँ पे ना कुछ ट्राइब्स थे, तो उनका ना, देखो आपको पता ही है ट्राइब का खुद का कल्चर होता है, उनका खुद का इंडिजिनियस कल्चर होता है, उनकी खुद की प्राइवेसी होती है। तो उन्होंने क्या किया, वो बस जा रही थी टूरिस्ट की, तो अपन तो रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना, और अपन को अच्छे से पता है कि हमारे यहाँ पे कैसे लोग रह रहे हैं और हमको उनको हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है उनकी प्राइवेसी और उनका कल्चर। तो वो फॉरनर आए, उन्होंने उनको कुछ पैकेट फूड्स दिखाए जैसे चिप्स वगैरह, तो उनको ऐसे एक्साइटमेंट हुआ कि क्या चीज़ है ये, जैसे अपने नहीं होता, अपन जैसे ग्रैंड पेरेंट्स को कुछ दिखा रहे हैं फ़ोन में कि वाओ। अब जैसे अपने वो होता है ना, जैसे मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो शॉक्ड हो गए थे जब मैंने उनको ऐसे बताया था ना कि भाई आजकल कैसे हो रहा है, सेम जेंडर मैरिज होती है ये वो, तो उनको एक बार विश्वास ही नहीं हुआ कि जो मैं कह रही हूँ वो सच है, क्योंकि उनके लिए बहुत सरप्राइजिंग चीज़ होती है ना कि ऐसा भाई ऐसा नहीं होता है ये वो। तो जब न्यूज़पेपर में है ना, तब उनको फाइनली ऐसे हुआ, अच्छा ये भी हो रहा है। तो वो एकदम से अपन कोई नई चीज़ देखते हैं ना, तो बहुत एक्साइटमेंट होता है कि भाई वाओ ये क्या चीज़ हो रहा है जो हमने पहले कभी नहीं देखा। तो उस हिसाब से उन लोगों को चिप्स को देख के बहुत एक्साइटमेंट हुआ कि भाई वाओ ये क्या चीज़ है, पैकेट फूड एंड ऑल। तो वो एक्साइटेड हुए, तो उनकी वीडियोस वगैरह ना टूरिस्ट ने बाहर जाके लग दिया कि इंडियंस को तो कुछ पता ही नहीं है ये वो, तो काफ़ी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ना अपनी इमेज गिरा दी गई थी उन लोगों के थ्रू। तो इसलिए हमने बोला कि भाई ऐसे एरिया में ऐसे लोगों को जाने ही मत दो, ठीक है, जिनको बिल्कुल ही रिस्पेक्ट नहीं है हमारे कल्चर की, तुम घूमो, तुम दूसरी दुनिया घूमो, हमारे पास नहीं आओ, ठीक है। तो ये जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया वाला जो है अंडमान एंड निकोबार हो गया जैसे, तो इसको पूरे को एंटायर जो टेरिटरी है वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में कि तुमको देखना तो तुम परमिशन लो, या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम के लिए तुमको आना है तो उसके लिए तुम अप्लाई करो कि गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाए कि तुम जो काम करने आ रहे हो वो जस्टिफाई है तुम्हारा जो रीज़न है यहाँ आने का, जैसे कोई रिसर्च वगैरह के लिए, ऐसे वैसे करके, ठीक है। तो अब देखो एवरी फॉरनर, हर फॉरनर सिर्फ भूटान के सिटीज़न को छोड़ के, ठीक है, अगर वो डिज़ायर करता है कि एंटर होना चाहता है, ठीक है, तो उसको स्पेशल परमिशन चाहिए। भूटान वालों के पास आज़ादी है, भूटान के सिटीजन्स के पास फ्रीडम है, क्योंकि देखो भूटान उसी एरिया में आता है ना, तो उसके पास ऐसे फ्रीडम है कि वो आ जा सकता है। पर ये जो है बाकी सबको स्पेशल परमिट चाहिए फ्रॉम अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कि तुमको रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आना है या कैसे है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 3 फिनिश। अब हम आगे चैप्टर 4 में सेंटर स्टेट रिलेशंस, इसके हम MCQs भी कर चुके हैं, तो हमें थोड़ा ईजी रहेगा, इसको जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं। देखो फिस्कल फेडरलिज्म, फिस्कल से आप समझ रहे हो इकोनॉमी से रिलेटेड है, फेडरलिज्म वही सेंटर स्टेट के कोऑर्डिनेशन वाले रिलेशंस, ठीक है। तो अब स्टेट फंडिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन इंडिया फेडरल सिस्टम में, तो बस ऐसे ही है कि स्टेट फंडिंग। अब देखो 7th शेड्यूल में क्या मेंशन है, टैक्स बेस, कि यूनियन और स्टेट्स के बीच में टैक्स कैसे डिवाइड होगा, ये वो ये वाली लिस्ट है, ऐसे है। तो ये कहाँ है, तीनों लिस्ट मेंशन 7th शेड्यूल में, आप सबको पता ही है। उसके बाद में क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू। देखो बहुत सारे टैक्स होते हैं, कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो लगाती सेंटर है और उसको कलेक्ट कौन करता है, स्टेट करता है। दूसरी चीज़ कलेक्ट भी सेंटर करेगी, लगाएगी भी सेंटर, पर दे किसको देगी, स्टेट को। तीसरी चीज़ स्टेट ही लगाएगा, स्टेट ही कलेक्ट करेगा, स्टेट ही ले लेगा, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के टैक्सेस होते हैं।
इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, पर आपको याद रखना कि भाई कुछ टैक्स है जो लगाएगी भी सेंटर, कलेक्ट भी सेंटर करेगी, पर दे किसको देगी? स्टेट्स को। ये किस में मेंशन है? आर्टिकल 269 में। ठीक है, इसको ऐसे देंगे, लगाएं भी हम, लें भी हम, और दे तुमको दें, किस में? 269 में। आ रही बात समझ में? उसके बाद में इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा है, तो उसके ऊपर जो जीएसटी वगैरह लग रहा है वो 269A, अगेन कैपिटल ए, यानी अमेंडमेंट से आया है। ठीक है, और ये किसके बेसिस पे होता है? देखो, जीएसटी काउंसिल बैठती है, जैसे निर्मला सीतारमन और वगैरह सब मिलके बैठ के डिस्कशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये टैक्सेस वगैरह डिसाइड किए जाते हैं। उसके बाद में ये वही फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन से सेंट्रल जीएसटी, पर्सनल इनकम टैक्स वगैरह, आर्टिकल 270। ठीक है, जो टैक्स लेवी किए जाएंगे या इसके फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन से, वो आर्टिकल 270 में आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो डिवोल्यूशन कैसे होता है टैक्स का? या तो ऐसे होता है, सेंटर को इतना मिलेगा, स्टेट को इतना मिलेगा, लोकल बॉडीज़ को इतना मिलेगा। ये कैसे? वर्टिकल डिवोल्यूशन। ठीक है, या फिर स्टेट्स में ऐसे, गोवा को इतना, राजस्थान को इतना, सिक्किम को इतना, तो ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। आगे बात समझ में? ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ऐसे सेंटर स्टेट और पंचायती राज का, और ऐसे हॉरिजॉन्टल डिवीजन हो गया स्टेट्स में। ठीक है, कि स्टेट्स के अंदर बांटना, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से फंड दिया जाएगा ना, मतलब पॉपुलेशन भी नहीं, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। जैसे 15th फाइनेंस कमीशन ने क्या बोला था कि जो इनकम डिस्टेंस है उसको 45% एरिया दो, एरिया को 15% वैल्यू दो, फॉरेस्ट और इकोलॉजी को 10% दो, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को 12.5% दो, पॉपुलेशन को 15% दो, और पॉपुलेशन कौन सी? 2011 सेंसस। ठीक है, फिजिकल एफर्ट्स पे दो कि भाई किसके कौन से स्टेट से कितना टैक्स हम कलेक्ट कर पा रहे हैं, उस बेसिस पे दो कितना? 2.5%। अरे बात समझ में? तो ये है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन और वर्टिकल डिवोल्यूशन, किसके? फाइनेंस कमीशन के कहने पे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द स्टेट्स। अब वो कह देगा कि भाई हॉरिजॉन्टल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है ये फाइनेंसेस फ्रॉम सेंटर टू डिफरेंट स्टेट्स, तो नहीं ना, गलत है। आप ऐसे सोचो कि इक्वालिटी तो है ही ना यार, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता ही होगा, पर नहीं, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन इक्वली नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है। देखो, जैसे गोवा है, स्मॉलेस्ट स्टेट है, और राजस्थान है, वो लार्जेस्ट स्टेट है, तो इनको डिफरेंट नीड्स है ना यार इन दोनों की। ये तो इतना सही है, और राजस्थान तो ब्रिटेन का 2 गुना ज़्यादा है, तो उसको तो ऐसा नहीं होता है ना। तो वो कुछ सर्टेन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो स्टेट का शेयर कितना बताया? 41%। ठीक है, अब 1% वो ऐसे जम्मू एंड कश्मीर वाला भी था, वो अलग से था। तो ऐसा है कि स्टेट्स में कितना? 41%। बाकी किसका? ये डिवोल्यूशन और आगे होता जाएगा, जैसे सेंटर रख लेगा और सेंटर स्टेट्स को कितना देगा उस हिसाब से। ये अब ग्रांट इन एड, ये भी स्टेट्स को दिया जाता है। कौन से वाले मेंशन है? आर्टिकल 275 में ग्रांट इन एड, आर्टिकल 275। उसके बाद में बोरोइंग्स, देखो जो यूनियन गवर्नमेंट है ना वो बोरो कर सकती है, या तो अंदर से जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड लॉन्च कर दिया उस हिसाब से, या बाहर से यानी वर्ल्ड बैंक वगैरह से। तो ये सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट कर सकता है अंडर आर्टिकल 292। पर 293 में क्या? स्टेट गवर्नमेंट बोरो कर सकती है, पर वो सिर्फ विद इन इंडिया कर सकती है, नॉट फ्रॉम अब्रॉड। स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट बोरो फ्रॉम अब्रॉड। ऐसे तो स्टेट गवर्नमेंट कर्जा इकट्ठा कर लेगी ना अपने ऊपर, तो ऐसा नहीं होता है। और अगर एक कोई स्टेट है वो ऑलरेडी कर्जे में है, ठीक है, टू द यूनियन, तो वो आगे की जो बोरिंग है ना वो नहीं ले सकता है, उसको प्रायर यूनियन का कंसेंट चाहिए होता है। ठीक है, अगर कोई स्टेट ऑलरेडी कर्जे में है तो उसको आगे का कर्जा लेने के लिए स्टेट का कंसेंट चाहिए होता है पहले। ठीक है, अब देखो फाइनेंस कमीशन का मैंने बताई दिया आर्टिकल 280। ठीक है, ये जो रिसोर्सेज को शेयर करने को, जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिसोर्सेज शेयर होंगे ना उसको एडजुडिकेट करने का काम करता है। कौन? फाइनेंस कमीशन। अभी कौन सी? 15th वाली पढ़ी हमने। उसके बाद में देखो फाइनेंस, स्टेट फाइनेंसेस का क्या है? 58% उनका जो रेवेन्यू है वो उनके रेवेन्यू सोर्सेस से आता है। ठीक है, सिर्फ 58% उनका जो एक्सपेंडिचर है वो उनके रेवेन्यू सोर्स से आ रहा है। बाकी जो उनका डेप्ट टू जीडीपी, मतलब उनका जो कर्जा है उनके जीडीपी से, वो कितना है? 27.5% स्टेट्स का। ठीक है, ये होना कितना चाहिए? 20%। कौन से वाले एक्ट से? FRBM में, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। हाँ, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट में ये बोला था कि जो डेप्ट टू जीडीपी रेशियो है, यानी किसी स्टेट का उसके कर्जे से जो डेप्ट टू जीडीपी रेशियो है वो कितना होना चाहिए? 20%। अभी स्टेट्स का कितना चल रहा है? 27%। ठीक है, तो इतना हाई नहीं है, पर 27% है। उसके बाद में सिर्फ 58% उनका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो उनके खुद के रेवेन्यू सोर्सेस से आ रहा है। बाकी वो या तो उधार ले रहे हैं या उनको गारंटी नेट मिल रहा है सेंटर से। ठीक है, अब ये सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू बताएं, एक तो टैक्स रेवेन्यू होता है, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। ठीक है, ये ग्रांट्स मिलते हैं यूनियन गवर्नमेंट से, जैसे कोई डिजास्टर रिलीफ ग्रांट मिल गया या लोकल बॉडीज़ के लिए ग्रांट मिल गया, जैसे MLA वगैरह के जो फंड्स आते हैं वो, या फिर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स हो गया वो। जैसे मैं आपको बताऊं,
जो राज्यसभा का मेंबर होता है ना, वो कहीं पे भी फंड दे सकता है अपना, ठीक है। जैसे लता मंगेशकर जी ने डूंगरपुर में दिया था, उनकी मतलब लव स्टोरी से कनेक्ट करना ये, तो उन्होंने वहाँ दिया था। तो वो होता है ऐसे कि भाई लो फंड दिया जा सकता है। तो ये जो ग्रांट्स आता है यूनियन गवर्नमेंट का, एक तो वो रेवेन्यू होता है स्टेट्स का। दूसरी चीज़ नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, जैसे उनकी कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स चल रही है, उसमें उनको प्रॉफिट हो रहा है, उससे जो अर्निंग हो रही है वो चीज़ यहाँ पे आएगी। या कोई फीस लगा दी उन्होंने, जैसे फॉर्म भरते हैं ना गवर्नमेंट जॉब के, उस पर जो फीस जा रही है, कोई स्टेट लेवल का फॉर्म भर रहे हो तो वो भी इसी में आएगा, वो होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। कोई आपका चालान कट गया, उसमें जो फीस जो आएगा वो यही आएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। अब टैक्स में क्या आएगा, एक तो स्टेट का खुद का टैक्स रेवेन्यू जो इनकम पे हो रहा है या कैपिटल पे हो रहा है। दूसरी चीज़ जो सेंटर दे देगी उसकी कमोडिटीज़ या सर्विस पे, तो ये होता है टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू और ग्रांट से जो आ रहा है वो, ठीक है। अब देखो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किसने डिमांड किया, अभी बिहार और आंध्र प्रदेश ने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस डिमांड किया है। अब देखो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है, सेंटर देता है, ऑफ कोर्स ही बात है सेंटर ही देगा, वरना स्टेट खुद से देने लगे खुद को ही स्पेशल कैटेगरी स्टेटस तो सारे स्पेशल कैटेगरी में आ जाएंगे ना, ऐसा नहीं होता है। सेंटर देता है और किसके बेसिस पे, अगर कोई वो ज्योग्राफिकल या फिर सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस झेलता आ रहा है तो, जैसे मान लो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट्स होते हैं ना, वहाँ पे थोड़ा ज्योग्राफी का इशू रहता है, वहाँ पे बहुत माउंटेन्स वगैरह है, तो वहाँ पे उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में डालना वाजिब भी है, ठीक है, पर हर किसी को इसे नहीं डाला जाता है। अभी फर्स्ट टाइम कब आया था, 1969 में आया था स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, 5th फाइनेंस कमीशन ने बोला था। कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग, ये 1969 में 5th फाइनेंस कमीशन थी, उसने रिकमेंड किया था, ठीक है। ये 5th फाइनेंस कमीशन 1969 में रिकमेंडेशन आई थी कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बनाना चाहिए। इसमें किस किस को इंक्लूड किया गया था, जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड, ठीक है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बाद में किसको दिया गया, सिक्किम और त्रिपुरा। देखो इनको देना जस्टिफिकेशन, इनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में डालना सेटिस्फाई भी किया जाता, मतलब इनकी कंडीशन सेटिस्फाई है कि इनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में डाला जा सकता है, क्योंकि देखो इनके ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऐसी है कि भाई इनको डालना चाहिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में, ठीक है। अब देखो बिहार और आंध्र प्रदेश कह रहे हैं तो उनका ऐसा कुछ है नहीं ऐसे कि भाई इनको डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इनके ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऐसी नहीं है कि इनको ऐसी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में डालना चाहिए। दूसरी चीज़ सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये हो सकता है एक पॉइंट, पर इस हिसाब से तो फिर और स्टेट्स भी बोलेंगे कि हमें भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में डालो, तो इसका जो मेन मोटिव था वही हट जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अभी किस किस को डाला गया था, जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, इन 3 को पहले 1969 में और इन 2 को बाद में, ठीक है। अब देखो इनको ग्रांट्स किसके बेसिस पे मिलती थी, जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है इनको ग्रांट किसके बेसिस पे मिलती थी, गडखिल मुखर्जी फॉर्मूला के बेसिस पे, ठीक है। इसको बस थोड़ा थोड़ा याद रखना है, ऐसा इतना दिल पे मत लेना इसको याद करने के मामले में। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने ऐसा कुछ नहीं बोला है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कुछ इंक्लूड नहीं किया कि कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होंगे, ऐसा कुछ नहीं बोला है। बट हाँ कुछ स्टेट्स को अलग से लिस्ट किया गया, जैसे 371, 371A से लेकर H तक 371J, तो ऐसे अलग से मेंशन किया गया, पर ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है ना ये नहीं बनाया गया है, ये हम बाद में आया ना 1969 में 5th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन से, कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। अब देखो जो करंट जो है अब इसको क्या गया, हटा दिया गया स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ये नाम में ही बहुत ही वैसे लग रहा था कि डिफरेंशिएट कर रहा है। तो 14th फाइनेंस कमीशन देखो आया किसके कहने पे, 5th फाइनेंस कमीशन पे, हटाया किसके कहने पे, 14th फाइनेंस कमीशन पे, ठीक है। इसको याद कैसे करना, देखो ये ऐसे लग रहा है ना स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, तो ये 5 जैसा लग रहा है, तो 5th फाइनेंस कमीशन के कहने पे आया था और 14th फाइनेंस कमीशन पे इसको हटा दिया गया है, ठीक है। अभी हट गया है, फंड्स कैसे आते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स के नाम पे आते हैं कि भाई इनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी है कि इनको एक्स्ट्रा फंड देना चाहिए इनके डेवलपमेंट के लिए, तो इस नाम से आते हैं, नॉर्थन ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स के नाम से, ठीक है। अब देखो उसके बाद में क्राइटेरिया क्या होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का, या तो डिफिकल्ट टेरेन हो, कम पॉपुलेशन हो, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो, ठीक है, कम पॉपुलेशन नहीं, पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो कि एरिया ज़्यादा हो, डेंसिटी कम हो। उसके बाद में कुछ स्ट्रैटेजिक लोकेशन जैसे नेबरिंग स्टेट्स हो, किसी कहीं बॉर्डर पे हो ऐसे, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस हो जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह में है। उसके बाद में स्टेट फाइनेंस का नेचर नॉन वाइबल हो, ठीक है, जैसे ऊपर नीचे हो, काफ़ी डायनेमिक हो, तो उस हिसाब से। उसके बाद में ये प्योरली डिस्क्रिशनरी है, ठीक है, ऐसे कोई ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है, स्पेशल पैकेजेस का, ठीक है। तो उन्होंने जैसे बिहार और आंध्र प्रदेश ने डिमांड किया है स्पेशल फाइनेंशियल पैकेजेस, ठीक है, तो ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई जिस हिसाब से भी मांग रहे हैं, पर ये प्योरली डिस्क्रिशनरी है, नीड बेस्ड पे है, ठीक है। उसके बाद में और क्या चीज़ है यहाँ पे देखो 282
ठीक है। इसमें ऐसे बोला है कि जो एडिशनल ग्रांट्स है ना वो स्टेट और सेंटर दोनों दे सकते हैं, ध्यान देना इस चीज़ पे। जब अपन लोन की बात कर रहे थे तो लोन सिर्फ सेंटर ले सकता था ना, बाहर से एक्सटर्नल लोन, इंटरनल लोन सिर्फ सेंटर ले सकता था, और जो स्टेट है वो सिर्फ इंटरनल लोन ले सकता था। अरे बात समझ में, पर ग्रांट देने की बारी आ रही है ना तो स्टेट दे सकता है, ठीक है, किसी को भी ग्रांट दे सकता है, स्टेट और सेंटर ग्रांट्स किसी को भी दे सकते हैं। देखो लिखा है एम्पावर सेंटर और स्टेट टू मेक एनी ग्रांट्स फॉर एनी पब्लिक पर्पस इवन इट इज नॉट विद इन देयर रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। देखो ग्रांट्स मतलब दान देना है एक टाइप से, ठीक है। तो ये सबके बस की बात नहीं होती है ना, अगर तुम्हारे बस में है तो तुम दो, तुम्हारे अगर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस में नहीं है ना तो भी तुम दो। ये ऐसा कह रहा है कि दान देना, ग्रांट्स दो तुम, सेंटर स्टेट दोनों दो, तुम्हारे लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बाहर है तो भी तुम दो, ठीक है। पर लोन लेने में एक्सेप्शन है। अरे बात समझ में। उसके बाद में 6 शेड्यूल की बात करते हैं। अभी इंक्रीज डिमांड आ रही है ना कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में ऐड कर लो। आपने देखी होगी सोनम वांगचुक की जो ये यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, वो लोग इस पे फास्ट पे बैठते हैं। जो 3 इडियट्स मूवी है वो इन पे बेस्ड है, कंप्लीटली इनकी स्टोरी नहीं है, पर हाँ इन पे बेस्ड है। सोनम वांगचुक के इनकी आप वीडियोस देखोगे अब तो आपको पता लगेगा। इन्होंने लद्दाख में ना इतने इनोवेटिव इन्होंने मेथड्स लगाए हैं, जैसे पहाड़ों पे इन्होंने ना अलग अलग ऐसे इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए इन्होंने किया है, मतलब लॉकडाउन के बाद तो बहुत ऐसे रिन्यूएबल तरीके से वर्क कर रहे हैं ये। तो इन्होंने डिमांड किया है कि जो लद्दाख है इसका इकोसिस्टम बहुत खराब हो रहा है तो उसको 6 शेड्यूल में ऐड कर दो, ठीक है। तो इनकी डिमांड चल रही है काफ़ी टाइम से। तो अब देखो 6 शेड्यूल क्या होता है कि आर्टिकल 244 में है ये 6 शेड्यूल के बारे में। किसकी कमेटी की रिकमेंडेशन से? बर्दोलोई कमेटी, ठीक है। इस कमेटी का नाम याद रखना, थोड़ा सा याद रखना कि बर्दोलोई कमेटी किससे रिलेटेड है? 6 शेड्यूल से रिलेटेड है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है कि जो 6 शेड्यूल है वो एम्पावर करता है। देखो अपन इसको यहाँ से नहीं पढ़ के इसको यहाँ से पढ़ते हैं, ये डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है, पर देखो फिर आपको फॉर्म हो जाएगा तो मैं बता ही देती हूँ। देखो ये एम्पावर करता है कि जो स्टेट का जो गवर्नर होगा ना उसके पास राइट्स है कि वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना सकता है या ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल बना सकता है, ठीक है। किसके पास? गवर्नर के पास, प्रेसिडेंट के पास नहीं, गवर्नर के पास, कि वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाए या ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल बनाए, या तो किसी डिस्ट्रिक्ट को ऑटोनोमस बना दे या किसी रीजन को ऑटोनोमस बना दे, ठीक है। जो 6 शेड्यूल के एरियाज है ना उसमें, अब 6 शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? 4 आते हैं ममता स्टेट्स, उसको ममता एक कोड वर्ड है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, ममता, ठीक है। तो ये 4 स्टेट्स है जो 6 शेड्यूल्स में आता है। या तो इनका डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बना दो या ऑटोनोमस रीजनल बना दो। कौन बनाएगा? गवर्नर, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे। अब देखो जैसे स्टेट है तो इसके अंदर ये डिस्ट्रिक्ट है तो ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हो गई, पर कोई एक स्पेसिफिक रीजन तो वो हो गया रीजनल काउंसिल, ठीक है। अब देखो अगर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाना है तो उसमें 30 मेंबर्स होंगे, ठीक है। 30 मेंबर से ज़्यादा मेंबर नहीं होंगे, जिसमें से 4 तो गवर्नर नॉमिनेट करेगा और 26 जो है वो इलेक्शन जीत के आएंगे, ठीक है। 30 मेंबर जिसमें से 4 तो गवर्नर नॉमिनेट करेगा और 26 जो है वो इलेक्शन जीत के आएंगे, ठीक है। अब एट प्रेजेंट में ऐसे 10 है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऐसी 10 है 4 स्टेट्स में। कौन से 4 स्टेट्स? यही ममता वाले स्टेट्स, ठीक है। अब देखो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजनल काउंसिल ये स्पेसिफिक रीजन की बात करता है, ठीक है। अब इनके पास देखो दोनों ही डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल्स के पास पावर होती है कि वो लॉ बना सकते हैं किस किस के मैटर पे। देखो इनहेरिटेंस, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, मैरिज, सोशल कस्टम्स एक्सेट्रा। देखो मैरिज का राइट तो सबके पास ही है, पर इनके पास भी स्पेसिफिक राइट्स अपने, वो अपने खुद के लॉज बनाते हैं। जैसे अब मेघालय वगैरह साइड में देखा होगा आपने कि मेघालय में ना ऐसे प्रोविजन होते हैं कि वहाँ पे क्या होता है कि जो लड़का है ना वो आता है लड़के वालों के घर पे रहने के लिए, जैसे अपने बहू जाते हैं तो उनके ऐसा नहीं होता है, तो उनके अलग अलग रिचुअल्स चलते हैं ऐसे, ठीक है। तो वो चीज़ बता रही हूँ, तो इनके अपने खुद के लॉज बना सकते हैं ये। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके पास पावर है कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, अपना टैक्स लगा सकते हैं, ट्रेड को रेगुलेट कर सकते हैं, रॉयल्टीज कलेक्ट कर सकते हैं मिनरल एक्सट्रैक्शन से। तो इनके पास ये राइट भी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप ऐसे बोलोगे कि भाई इतनी पावर थोड़ी देगा ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को कि रेवेन्यू कलेक्ट कर पाए, नहीं, ये राइट भी इनके पास है। मतलब कहने का मतलब ये है इनको क्यों दिया इतनी पावर, इतना ऑटोनोमस क्यों बनाया इनको? क्योंकि देखो इनका जो कल्चर है वो बहुत स्पेसिफिक है, बहुत अलग है अपने अपन से, ठीक है। अपन बहुत आगे जा चुके हैं, मतलब इसमें कि अपन को कंट्रोल करने के लिए चाहिए गवर्नमेंट अपने ऊपर, क्योंकि अपन सब होमोजीनियस है, ठीक है, कि सुबह जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, करके आ रहे हैं ये वो। तो ये जो है ये जंगल में रह रहे हैं और इनका स्पेसिफिक कल्चर है, इनका इंडिजिनियस कल्चर है, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए इनको ये स्पेसिफिक राइट दिए कि भाई तुम इन सो एंड सो मैटर्स में तुम अपना काम कर लो, ठीक है, अपने खुद के लॉस बना लो, ठीक है। उसके बाद में देखो अब डिफरेंस क्या है 5th और 6th शेड्यूल में, कि जो 5th शेड्यूल है ना उसमें कुछ स्टेट्स, जैसे 10 स्टेट ऐसे हैं कि जहाँ पे ऐसा होता है कि शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह ऐसे लोग रह रहे हैं, शेड्यूल्ड एरियाज है कि जो बहुत स्पेसिफिक वल्नरेबल एरियाज है, जैसे मध्य प्रदेश वगैरह में। तो 10 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ऐसे हैं
स्टेट्स, तो उनके बारे में स्पेसिफिक ध्यान रखना ज़रूरी है। अब उनमें क्या बनाया जाता है, उनको ऑटोनोमस पावर नहीं दी जाती है क्योंकि उनके जो एरियाज होते हैं ना वो ऐसे मिक्स से हो जाते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा सा उनका इंडिजिनस कल्चर होता है बट उतना भी नहीं कि जैसे नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा प्रोटेक्शन दी गई है ना उस हिसाब से। तो इनके क्या बनाया जाता है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाती है, तो ये एडवाइस देती है, ठीक है। तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है जिसके पास लिमिटेड पावर होती है, ठीक है, मोस्टली एग्जीक्यूटिव पावर होती है। और ये जो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट ना, पंचायत वगैरह लगाई दी जाती है, वहाँ पे एप्लीकेबल होता है ये, ठीक है। तो ये नाम से समझ आ रहा है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, मतलब सिर्फ एडवाइस देने का ऐसा काम है, लिमिटेड पावर्स है, एग्जीक्यूटिव पावर है सिर्फ, ठीक है। अब 6 शेड्यूल में क्या मैंने बताई थी, ममता स्टेट्स है, यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल है, यानी ऑटोनोमस यानी पावरफुल है, तो इसके पास बहुत सारी पावर्स है, जुडिशियल पावर्स, अगर ये अपने केस खुद देखना चाहें तो देखो, एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, तो ये सारे स्पेसिफिक पावर्स है, ऑटोनोमस है ये, ठीक है। तो 6 शेड्यूल ज़्यादा पावरफुल है 5th शेड्यूल से, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे क्या है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, यहाँ पे क्या है, ऑटोनोमस काउंसिल्स, ठीक है। और यहाँ पे पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरियाज वाला एक्ट यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे पंचायत वाला लागू नहीं होता है, ठीक है, 6 शेड्यूल एरियाज में। अब देखो उसके बाद में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, आर्टिकल 1 to 4 में मेंशन है ये, ठीक है, 1 to 4 में मेंशन है, पार्ट 3 में ये आर्टिकल सीधा मतलब पार्ट 3 में नहीं है, पार्ट 1 में ही होगा ना, ऑफ कोर्स ही बात है, आर्टिकल 1 to 4 तो पहले ही आर्टिकल है, ये पार्ट नहीं है, ये एक्चुअली ये बताया गया कि आर्टिकल 3 के बारे में यहाँ पे बात की गई है, ठीक है, स्पेसिफिकली आर्टिकल 3 के बारे में बात की गई है। जैसे अभी 10 साल पहले तेलंगाना स्टेट बनाया था, तो उसको 10 साल हो गए, इसलिए चीज़ न्यूज़ में है, तो बताया गया कि अब देखो अपने आप पढ़ते हैं कि स्टेट का जो फॉर्मेशन है वो कैसे हो रहा है। सबसे पहले एक सेकेंड, होम मिनिस्ट्री जो है वो ड्राफ्ट प्रिपेयर करती है, ठीक है, फिर वो प्रेसिडेंट को भेजती है प्रायर रिकमेंडेशन के लिए, पहले हाउस में नहीं आएगा, प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन लगेगी, ठीक है, ड्राफ्ट बनाया कि सो एंड सो है और हम ऐसे स्टेट में चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, और फिर प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन लगेगी, फिर प्रेसिडेंट क्या करेगा, जो स्पेसिफिक स्टेट है, जैसे तेलंगाना का बताती हूँ मैं, तो तेलंगाना ये आंध्र प्रदेश से अलग किया था ना तेलंगाना को, तो आंध्र प्रदेश से पूछा था कि भाई हम आपको ऐसे कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं और आपसे तेलंगाना बना रहे हैं, आपको चलेगा क्या, तो उनके व्यूज़ मांगे थे। अब मान लो उन्होंने कह दिया कि नहीं चलेगा, तो भी प्रेसिडेंट जो है वो बाउंड नहीं था, उनको करना था तो वो करेंगे, तो उनसे व्यूज़ ले लिए विद इन स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम और फिर उन्होंने ये हाउस में लागू कर दिया। लोकसभा राज्यसभा किसी भी हाउस में पहले इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, दोनों ने पास कर दिया, फिर ये वापस प्रेसिडेंट के पास जाएगा, एसेंट आएगा प्रेसिडेंट का और फिर इसको लॉ बना दिया जाएगा और उससे तेलंगाना स्टेट बन जाएगा, ठीक है। तेलंगाना केम इनटू एग्जिस्टेंस पर बाय सिंपल मेजोरिटी, आपको कह दिया स्पेशल मेजोरिटी तो नहीं, सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। ये सेम चीज़ यहीं पे लिखनी है कि पार्लियामेंट बाय लॉ, देखो आर्टिकल 3 में ना, आर्टिकल 1 में तो ये है कि इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया के बारे में। आर्टिकल 2 में ये बोला कि कोई बाहर का स्टेट हम अपने में इंक्लूड करें या कोई बाहर की टेरिटरी, दूसरी की टेरिटरी, ठीक है। और आर्टिकल 3 में हमारे स्टेट्स, हम स्टेट्स का नाम चेंज करें, स्टेट्स का साइज चेंज करें, स्टेट को छोटा बड़ा करें, स्टेट को डिवाइड करें, स्टेट को अलग करें, ये हमारे पास राइट है, ये सब आर्टिकल 3 के अंडर में होता है, ठीक है। और ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं चाहिए होता ये करने के लिए, मतलब ये जो प्रोसीजर हमने किया है ना, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में नहीं माना जाएगा ये, ठीक है। क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें हमने हमारी टेरिटरी किसी और को नहीं दी। अगर हम हमारी टेरिटरी, जैसे मान लो ये वेस्ट बंगाल साइड इशू चलता है बांग्लादेश के साथ हमारा, ठीक है, तो अगर हम हमारी टेरिटरी बांग्लादेश को दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आएगा और ऐसे नहीं आएगा, ये तो एग्जीक्यूटिव एक्शन से हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ अगर हम हमारी टेरिटरी फॉरेन कंट्री को दे रहे हैं तभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या मेंशन है वो देख लेते हैं एक बारी। पार्लियामेंट में बाय लॉ नया स्टेट बना सकती है, बनाया हमने तेलंगाना, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए, अभी देखा हमने, स्टेट लेजिस्लेचर से कंसल्ट करो, वो अपना व्यू बताएगा, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, व्यू मानना ज़रूरी नहीं है, सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा, अभी बताया मैंने। ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होता है जब तक हम अपनी स्टेट अपनी एरिया देते नहीं हैं तब तक, ठीक है। अब देखो डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन, देखो ये तो हो गया, हमने स्टेट को डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब कोई स्टेट अपने अंदर डिस्ट्रिक्ट में चेंजेस करना चाहेगा तो कैसे होगा, जैसे राजस्थान में पहले 33 डिस्ट्रिक्ट थी, अब वहाँ पे 50 डिस्ट्रिक्ट है, तो ये उन्होंने कैसे किया, सेंटर से थोड़ी परमिशन मांगा, ये उन्होंने अपने लेवल पे किया, ठीक है। ये स्टेट गवर्नमेंट्स अपने लेवल पे करती है अपनी असेंबली में लॉ पास करके, ठीक है, सेंटर का उसमें रोल नहीं होता है डिस्ट्रिक्ट के फॉर्मेशन में, ठीक है। अब देखो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के में कौन कौन से, देखो एक तो बेरोबार यूनियन केस, ये ना नेहरू उस टाइम के जवाहरलाल नेहरू मतलब, और जो नून वहाँ के जो उस टाइम जो थे हेड, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। ये बेरोबारी जो है ये वेस्ट बंगाल के साइड एरिया से, और बांग्लादेश जो उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान था, तो उस टाइम इश्यूज चल रहे थे,
तो उसमें ये बोला गया कि अगर हम हमारी जो टेरिटरी है और वो किसी फॉरेन कंट्री को दे रहे हैं तो वो आर्टिकल 3 में नहीं आएगा, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट चाहिए। आ रही बात समझ में? तो ये बेरोबारी यूनियन केस में जजमेंट आया था कोर्ट का। उसके बाद में यही सेम चीज़ है यहाँ पे कि भाई अपनी टेरिटरी दोगे तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1960 में, जिससे हमने कुछ टेरिटरी पाकिस्तान को ट्रांसफ़र कर दी। ये बेरोबारी यूनियन केस के बाद में बोला था ना ये कि भाई ऐसे नहीं दे सकते तुम आर्टिकल 3 के अंडर की सिंपल मेजोरिटी से तुम अपने देश की चीज़ बाहर वालों को दे रहे हो, तो तुम इसको अमेंडमेंट से करो। तो क्या लाए थे? 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए और फिर हमारी टेरिटरी पाकिस्तान को ट्रांसफ़र कर दी थी नेहरू जी के टाइम पे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पार्ट, ज़्यादा नहीं। अब देखो, अब और कौन कौन सी कमेटी के बारे में बात की गई यहाँ पे? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, वही जो अपन ये पास्ट है। देखो मैं बता देती हूँ आपको कैसे। पहले एस के धार कमीशन आई 1948 में, इसे मना कर दिया कि भाई लैंग्वेज के बेसिस पे हम स्टेट्स को डिवाइड नहीं करेंगे। फिर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इनकी कमेटी आई 1948 में। इन्होंने जून में बनाई और जवाहरलाल नेहरू जी ने दिसंबर में बनाई। इन्होंने भी बोलते लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स नहीं बनाया जाएगा। फिर क्या हुआ कि वो जो है क्या नाम है उनका, पोटी श्रीमालू जी, ठीक है, आंध्र प्रदेश के, तो वो स्ट्राइक पे बैठ गए कि भाई हमें तो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट चाहिए। तो उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद में ये फजल अली कमीशन बनाया गया। इन्होंने बोला कि ठीक है, हम लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी के बेसिस पे हम लोग स्टेट्स बनाएंगे। यही पहली ऐसी कमीशन थी जिसने बोला कि लैंग्वेज के बेसिस पे हम स्टेट्स बनाएंगे। तो उसके बाद में फजल अली कमीशन ने बोला कि आप क्या करो कि 14 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज लाओ, और इसी से यूनियन टेरिटरी का इंट्रोडक्शन हुआ हमारे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, और 7th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। ठीक है, 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। उससे पहले यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। A, B, C, D ऐसे टेरिटरीज थी। ए ब्रिटिश वाले जो थे, बी जो प्रिंसली स्टेट्स थे, सी दोनों वाले, और डी अंडमान एंड निकोबार। तो इन सबको हटा के एक ले आए 6 में यूटीज। ठीक है, और 14 स्टेट्स बनाए गए आफ्टर फजल अली